ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ तक कि खाना पीना बनाने के लिए भी लोग मैजिक का ही यूज करते हैं। पर जिसके पास भी मैजिक नहीं होता उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि ऐसे मैजिक स्पेल्स को अपने चमाटे से हरा सकता है, जिससे मैजिशियंस ने ड्रैगन तक को हरा रखा है। मैश जंगलों के बीचों बीच भारी भरकम वजन उठाकर ट्रेनिंग कर रहा है, जो देखकर आसपास के जानवर तक हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम जंगल में ही एक छोटे से हट को देखते हैं, जिसके अंदर रेग्रो बर्ड नाम का बंदा रहता है। तभी उसका होनहार बेटा मैश वहां पर पहुंच जाता है। हाय पापा, मैं घर आ गया। तुमने दरवाजे को तोड़ क्यों दिया? खोल के नहीं आ सकते थे? दरअसल मैं भूल गया था, इसे खींचते हैं या धक्का देते हैं। माफ कर दीजिए पापा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर रेग्रो भी पिघल जाता है। जिसके बाद मैश दरवाजे को ठीक करने जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तो ठीक लगाओ। लेकिन दरवाजे की ठक-ठक से मैश को कुछ सुनता ही नहीं और वो बचा खुचा दरवाजा भी तोड़ देता है। माफ कर दीजिए पापा। बस उसके पापा ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग खत्म की? हाँ पापा, कर दी है। पर आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। आप बस मुझसे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं मैश, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं हो। तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ यही ट्रेनिंग है जो कि तुम्हें ताकतवर बना सकती है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें याद है ना? तुम अकेले शहर में नहीं जाओगे। हाँ पापा, मुझे याद है। लेकिन जैसे ही रेग्रो वहां से जाता है, वो रेनकोट सा डालकर शहर की तरफ जाने लगता है। शहर में पहुंचने पर वो देखता है कि वहां मौजूद सभी लोग अपना हर काम मैजिक का ही यूज करके कर रहे हैं। वो एक दुकान पर जाकर 7 क्रीम पफ्स का ऑर्डर देता है, पर वो खाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो गलती से सिक्कों को ही मसल देता है। लेकिन मैश अपनी उंगलियों से ही उन सभी सिक्कों को ठीक कर देता है। शॉपकीपर तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाता। वो क्रीम पफ्स लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हवा की वजह से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और आसपास के सभी लोग उसे अलग ही नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में ब्रैड नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। वो न्यूज़पेपर में नई डिवाइन विजनरी के बारे में पढ़ रहा था। डिवाइन विजनरी का टाइटल मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाता है और एक डिवाइन विजनरी बनने के कई सारे फायदे हैं। पैसा, शोहरत और इज्जत, इसमें सब कुछ मिलती है। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक बंदा घूम रहा है जिसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैशले कंफ्यूज हो रखा है कि सभी लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। तभी वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है, जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था। ओए, कहाँ जा रहा है तू? तुझे देख नहीं रहा मैं काम पर हूँ? सॉरी, आप क्रीम पफ खाना चाहेंगे? तुम मुझे अपना जूठा खाना दोगे, और जो तुमने मेरी यूनिफॉर्म गंदी की है तुम उसका क्या करने वाले हो? तभी मैश उसकी यूनिफॉर्म को पकड़कर उसे फाड़ देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी यूनिफॉर्म को धो के वापस दे दूंगा। यूनिफॉर्म? अब तुम्हें लगता है ये यूनिफॉर्म बची है? तभी वहां पर ब्राइड आ जाता है और मैश को देखकर पहचान जाता है कि इसी के बारे में उसे कॉल आई थी। लेकिन तभी वहां पर रेग्रो आ जाता है और मैश को लेकर पूरी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन ब्राइड अपने मैजिक का यूज करके उनके पीछे कुछ मैजिकल बर्ड्स को लगा देता है। बेवकूफ, तुम्हें मैंने मना किया था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर रेग्रो फिर से पिघल जाता है। लेकिन तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। जो तुमने सुबह ट्रेनिंग की, तुम उसे अभी जाकर फिर से रिपीट करोगे। जिसके बाद मैश वहां से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और उसके जाते ही हट का दरवाजा एक धमाके की वजह से टूट जाता है और वहां पर ब्रैड अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा हुआ था। दूसरी तरफ मैश अपनी सुबह की ही ट्रेनिंग को दोहरा रहा है। वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे सेट्स खत्म कर देता है। इसके बाद वो घर की तरफ वापस आता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था उसे ब्रैड की आवाज आती है। तुम जानते हो साल दर साल मैजिक नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि हम उन्हें करते जाते हैं जिनकी रगों में भी वो नीच खून बहता है। तुम्हारे बेटे के पास मैजिक नहीं है, ऐसे इंसान को जीने दिया नहीं जा सकता। ब्रैड रेग्रो को दीवार पर दे मारता है। तुम जानते हो ना, बिना मार के इंसान को छुपाकर रखना एक सीरियस क्राइम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेग्रो उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, और ये चीजें तब तक चलती रहीं जब तक कि वो बड़ा ना हो गया। इन सब से परेशान होकर उसने अपनी ही जान लेने की सोची, लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे को देखकर वो समझ जाता है कि इस बच्चे को यहाँ पर इसलिए फेंक दिया गया है क्योंकि इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह सोसाइटी में कोई नहीं चाहता, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बड़ा बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में रेग्रो चिल्लाकर मैश को यहाँ से भाग जाने को कहता है।
इससे ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए मैजिक से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर वहां पर मैश आ जाता है और एक ऑफिसर को ऐसा पंच मारता है कि वो एक दीवार को तोड़ता हुआ सीधा बाहर निकल जाता है। इसके बाद वही थुलथुला ऑफिसर मैश को रोकने आता है, पर वो फिर से उसका चीरहरण करके उसके थोपड़े पे चाटे मारता रहता है और उसके पिपले से गालों को सुझाने के बाद वो ब्रैड की तरफ जाता है। रेग्रो उससे कहता है कि वो यहाँ से भागा क्यों नहीं, सिर्फ आप ही मेरा परिवार है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तू, मैं तुझे यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, तुझे नर्क तक पहुंचाने आया हूँ। ये सुनकर ब्रैड हंसने लगता है। तुम मुझे हराओगे? तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम क्या कर लोगे मेरा? वो मैश के ऊपर ऐसे अटैक से हमला करता है जिससे उसने एक बार ड्रैगन को डराकर भगाया था, लेकिन मैश अपने हाथों से ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्रैड हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फिर से मैश के ऊपर हमला करता है, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैश इसको भी एक लाफा मारकर दूर भगा देता है, जो कि दूर जाकर गिरता है। ब्रैड परेशान होकर लगातार मैश के ऊपर हमला करता ही जाता है। वहीं मैश उसके मैजिकल अटैक्स के साथ कभी वॉलीबॉल खेल रहा है तो कभी फुटबॉल, यहाँ तक कि वो उनसे जगलिंग भी शुरू कर देता है। ये सब देखकर सभी लोगों की फटी पड़ी थी। तभी मैश अपने फादर की जादू की छड़ी को उठाता है। ब्रैड खुद को बचाने के लिए एक मैजिक बैरियर बनाता है, तो क्या ये मैजिक यूज कर सकता है? लेकिन फ्लैश उस जादू की छड़ी को ब्रैड की तरफ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर भी टूट जाता है। वहीं इन सब चीजों का उसे इतना बड़ा सदमा लगा था कि ब्रैड अब अपने घुटनों पर आ चुका है। तुमने अगली बार मेरे परिवार को छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ब्रैड हंसता है और उसको एक डील ऑफर करता है। मैश को एक मैजिक एकेडमी में जाकर डिवाइन विजनरी बनना होगा ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने लगे। इसके लिए सपोर्ट भी करेगा क्योंकि उसे वो रिवॉर्ड चाहिए जो कि डिवाइन विजनरी बनने के बाद मिलता है। तुमने अगर इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के पीछे लोग आते ही रहेंगे और तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। मैश उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने चेहरे पर नकली मार्क बनाकर प्रेस्टिजियस ईस्टर्न एकेडमी में जाता है, जिसने बहुत सारे डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस किया है। और आज से एंट्रेंस एग्जाम शुरू है और आज जो उनका एग्जामिनर बना है उसका नाम है क्लॉड लस्सी। वो खिड़की से ही इस साल के सारे एप्लीकेंट्स को देख रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। लेकिन तभी वो मैश को देखता है, जो कि ना ही मैजिकल बुक पढ़ रहा है ना ही मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, उल्टा फिजिकल एक्सरसाइज में लगा पड़ा है। मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं, ये तो मैजिक स्कूल है, तो इसने जिम क्यों बना दिया इसको? अब वो इनविजिबल चेयर पर बैठ के फिटनेस बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो ब्रैड और रेग्रो को देखता है, जिन्होंने खुद को छुपाने के लिए 2 पेड़ की टहनियों को पकड़ा हुआ था। इसके बाद क्लॉड एक स्टाइलिश सी एंट्री मारता है और सभी एप्लीकेंट्स को बताता है कि वो ही उन सबका एग्जामिनर है। उसे देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर क्लॉड बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन मैश उसके रंग में भांग डाल देता है। इतनी फ्लैशी एंट्री करने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से भी तो आ सकते थे, इससे तो लगता है फेल ही करना होगा। क्लॉड अनाउंस करता है कि उनका एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अपने मैजिक का यूज करके वहां पर काफी सारे डेस्क को ले आता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं, सिर्फ मैश को छोड़कर। तुम हमें एक रूम में भी तो लेके जा सकते थे जहां पर पहले से ही कुर्सी और टेबल होते, जिससे क्लॉड का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। एप्लीकेंट्स देखते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर में सारे लेटर्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्लॉड ने उन पेपर्स के ऊपर मैजिक किया था और उन एप्लीकेंट्स को पास होने के लिए उस मैजिक को डिस्पेल करना होगा। फर्स्ट टेस्ट को देखते ही उन दोनों को लगता है कि वो तो फेल ही हो जाएगा। मैश उन वर्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इधर उधर हिलना बंद करें, पर वो उसकी नहीं सुनते तो वो पेन को तोड़ देता है। क्या तुम प्लीज हिलना बंद करोगे? इसकी वजह से डर के मारे वो सभी वर्ड्स अपनी सही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर ब्रैड और रेग्रो भी हैरान थे। मैश टेस्ट को सबसे पहले खत्म करता है और क्लॉडिया देखकर हैरान था कि वो सारे वर्ड्स कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से अलाइन थे। इसके बाद मैश अपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर बॉडी का यूज करके सभी टेस्ट को पास करता जाता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। ये एग्जाम में अभी तक बना हुआ कैसे है? इसे बाहर तो निकालना ही होगा। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर से एक भूल भुलैया को बाहर निकालता है और सभी एग्जामिनर्स को बताता है कि इससे बाहर निकलने के लिए उनके पास 30 मिनट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। तभी एक लड़की मैश के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। तो वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लेमन लगातार किसी न किसी ट्रैप में फंसती ही जाती है। ये लड़की कितनी यूजलेस है, ऐसे तो मैं बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी लेमन अपने मैजिक से उसके हाथ और पैर को हथकड़ियों में जकड़ देती है। असल में मैं तुम्हें गोल तक नहीं जाने दे सकती और कोशिश भी मत करो, कोई भी इंसान उन्हें नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी मैश उन हथकड़ियों को तोड़कर वहां से भाग जाता है, जो देखकर लेमन हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जो कि उससे एक पहेली पूछता है, लेकिन लेमन उसका जवाब नहीं दे पाती। तो वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी मैश वहां आकर उस क्रिएचर को पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुमने मेरी मदद क्यों की?
ये सब करने के पीछे तुम्हारी भी वजह होगी। मैं वो वजह तो नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। पर अब काफी समय बीत चुका है, हम दोनों में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ क्लॉयड को यकीन है कि मैश फेल हो जाएगा, लेकिन तभी वहां का ग्राउंड हिलने लगता है और उन्हें कुछ टूटने की आवाजें आने लगती है। तभी एक दीवार टूटती है जिसके अंदर से मैशली और लेमन बाहर आते हैं। ये बंदा मेज को सॉल्व करने की जगह तोड़ के सीधा बाहर आ गया है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स गुस्सा होने लगते हैं और उसे चीटर कह के उसे वापस से घर जाने को बोलते हैं। ये सब देखकर बेचारा मैश दुखी हो जाता है। तभी लेमन मैश की तरफ से बोलने लगती है और कहती है कि ये सारी गलती उसी की है। क्लॉयड ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैश को रोक देती हूँ तो वो मुझे एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका दे देंगे। क्लॉयड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेमन सब कुछ बता देती है। तुमने बोल के आखिर उखाड़ी क्या लिया? ये मेरा एग्जाम है, मैं जिसे चाहे फेल कर सकता हूँ और जिसे चाहे पास। तुम दोनों इसी वक्त फेल होते हो, और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं तो आओ लड़ो मुझसे। तभी मैश एकदम से उसके पास पहुंच जाता है और वही तोड़ के रख देता है। सारी भसड़ को देखते हुए वहां पर प्रिंसिपल को आना पड़ता है। आगे के एग्जाम को मैं देखूंगा, और तुम क्लॉड, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना था और मैश की बारी सबसे पहले आती है, जहां उसके चारों तरफ स्कूल के ऑफिशियल्स खड़े हैं। उससे शुरू में कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और ऑफिशियल्स को उसका एक भी जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन हेडमास्टर को इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी तुम उस लड़की को बचाने वापस क्यों गए? मुझे लगा था कि अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे बाद में पछतावा होगा। लगता है ये ऐसा इंसान है जो करता पहले है और सोचता बाद में है। पर ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? इसके बाद हेडमास्टर वॉलबर्ग अपनी पावर्स का यूज करता है और एक बड़े से क्रिएचर को समन करता है, जो कि एक छोटी सी डॉल पर अटैक करने वाला था। इस डॉल के अंदर उस इंसान की सोल है जिससे मैश सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी उसके पापा की सोल। मैश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उल्टा उसके ही हाथ से खून बहने लगता है, तो वो उस पेयर को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैश को लगता है कि हेडमास्टर इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो तब तक इसे अपने हाथों से ही रोक कर रखेगा। ये देखकर वॉलबर्ग समझ जाता है कि मैश कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही जो ताकतवर है उन्हें रेगुलेट। वो अपने स्पेल को हटाकर उस जगह को रोशनी से भर देता है। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट था और उसका ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी में स्वागत करता है। इसके बाद क्लास में एक टीचर मैजिक से ताले को खोलना सिखा रही थी, लेकिन वो अपनी ताकत से उसे तोड़ ही देता है। ये देखकर वो टीचर उस पर भड़क जाती है। मुझे असल में अच्छे से मैजिक यूज करना नहीं आता। अगर तुम्हें मैजिक ही नहीं आता तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अखाड़े में कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? वहीं उसकी हरकतों को देखकर एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे पास होना है तो मैच से तो दूर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद वो अपना रूम ढूंढ रहा था। बस कुछ भी हो, मेरा रूम उसके साथ ना निकले। जब उसे अपना रूम मिलता है, उसका दरवाजा ही गायब था और अंदर झांकने के बाद उसे पता लगता है कि उसका रूममेट मैश ही है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिन को लगने लगता है कि मैश भी नॉर्मल है, लेकिन तभी मैश उसे अपने मसल से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। ये है जिग्नेश, ये है महेश, ये है रमेश, ये है सुरेश और ये है भावेश। टामी समझ गए उन्हें किसके साथ फंसा दिया है मुझे। मैश उससे पूछता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है। अलग अलग फील्ड्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें कॉइन्स मिलते हैं। ये गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज हो सकते हैं, और अगर तुम एक डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो एंड में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। लेकिन सिर्फ गोल्ड कॉइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे सेमेस्टर्स में मार्क अच्छे नहीं आते हैं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पढ़ाई का नाम सुनकर मैश बेचारा टेंशन में आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं जिसे क्रीम पफ्स ठीक न कर सके। क्या मैं कल की क्लास के लिए तुम्हारा झाड़ू ले सकता हूँ? असल में मैं झाड़ू लेने की जगह एक पेड़ की टहनी ले आया। तुम झाड़ू और पेड़ की टहनी में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? लेकिन आखिरकार फिन मान जाता है। अगली क्लास में उनकी टीचर उन्हें झाड़ू पर उड़ना सिखाती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें फ्लाई की कमांड देकर झाड़ू को अपने हाथ में बुलाना था। सभी स्टूडेंट्स इस चीज की कोशिश करने लगते हैं। मैश भी कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। ये देखकर एक स्टूडेंट उसके पास आता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अबे ओ लूजर, तेरे से झाड़ू तो उठनी, हाँ उड़ेगा क्या तू? घर वापस क्यों नहीं चला जाता? ये सुन के मैश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर को जमीन पर पटक के उस झाड़ू को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद फ्लाई की कमांड देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो चीटिंग है। सुनो बच्चों, अब तुम सब झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश करोगे और ध्यान रखना अपने माना को तुम्हें स्टेबल रखना है। सुन बे बैल बुद्धि, हम रेस लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी। इसके लिए मैश मान जाता है और वो दोनों रेस के लिए साथ में खड़े थे। ये चिलगोजा तो जानता ही नहीं मैं मिडिल स्कूल से उड़ रहा हूँ, ये तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। इसके बाद टीचर रेस को शुरू कर देती है।
लेकिन अगले ही पल में मैश फिनिश लाइन पर पहुंचा हुआ था, जो देखकर उस स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अभी हुआ क्या? वहीं टीचर पूरी तरह से पगला चुकी थी क्योंकि मैश ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। स्टूडेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, पर फिन को सब कुछ दिखा था। मैच शुरू होते ही उसने अपने झाड़ू को तेजी से फेंक दिया और फिर उस पर बैठकर अगले ही पल फिनिश लाइन पर पहुंच गया। मैंने देखा तो सब कुछ है, पर यह सब मुमकिन कैसे है? उसे लगता है कि मैच ने जरूर चीटिंग की होगी और वो उसके ऊपर भड़कने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके मुंह को सील देता है। मैं अपने दोस्त की बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो किया वो तो सच में काफी कमाल का था। मेरा नाम लॉर्ड केविल है। मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन मैशली उसके नाम को गलत सुन लेता है। तो तुम्हारा नाम लॉर्ड कैबेज है? तुम शाम को सब्जी का ठेला लगाते हो? ये सुन के वहां चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि मैश की जिंदगी अब नरक बनने वाली है। केविल किसी तरह अपने शांत करता है। तुम काफी फनी हो, तो क्यों ना तुम स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे यहीं पर मिलो। इसके बाद वो उस लड़के के साथ वहां से चला जाता है और उसे मैश से हारने के लिए बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद मैश फिर से पूछता है कि आखिर केविल था कौन। केविल मेरी तरह से मिडिल स्कूल से इसी स्कूल में पढ़ता है। उसके पापा ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। इसी वजह से सब उससे डरते हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी उसका दूर का रिश्तेदार है, इसलिए स्कूल का हर बच्चा उसकी हर बात मानता है। वहीं स्कूल की छुट्टी के बाद मैश ड्रीम पफ्स बनाने में लग जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। दूसरी तरफ केविल ग्राउंड में अपने पंटरों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन क्लास में मैश अपनी बुक निकालता है, पर वो फटी पड़ी थी। तभी उसके पास क्या है? तुम कल मुझसे मिलने नहीं आए, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस क्रीम पफ्स बना रहा था और मैं भूल गया। केविल फिर से अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कि उसे पता चला है कि मैश एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल मेरे रिश्तेदार हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे तुम्हारी बात कर सकता हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे? ये थैंक यू। लेकिन ऐसे नहीं, जो मैं चाहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। इसके बाद केवल उसे हर छोटे मोटे काम कराने लगता है, यहाँ तक कि वो उससे अपने जूते भी साफ करवाता है। अगले दिन मैश देखता है कि उसकी एक और बुक फटी पड़ी है, तो वो फिन से पूछता है कि क्या वो अपनी बुक उसके साथ शेयर करेगा। सॉरी, पर मैं तुम्हें अपनी बुक नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अपनी बुक शेयर करने के लिए शुक्रिया। तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे अपनी झाड़ू भी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए क्रीम पफ्स बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। आगे मैशले केविल को एक पानी का ग्लास देता है, पर वो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देता है और मैश को उसे साफ करने के लिए कहता है। पर मैश इतना खतरनाक पोछा लगाता है कि वो पूरी जमीन चमकने लगती है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, जिसके पास केविल और उसके पंटर हैं। फिन केविल के ही कहने पर मैश की बुक्स को फाड़ रहा था, लेकिन अब वो इन सब से बोर हो चुका है और वो चाहता है कि फिन मैश के कपड़ों को जला दे ताकि वो तंग होकर खुद ही स्कूल से निकल जाए। लेकिन फिन उसकी बात मानने से मना कर देता है, तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे अपने घुटनों पर ले आता है। दूसरी तरफ मैश फिन को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो गलती से उसकी बुक को अपने साथ ले आया है। चलता चलता वो फिन के पास ही पहुंच जाता है और देखता है कि केविल मैजिक से जबरदस्ती फिन के सर को जमीन पर पटक रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। फिन तो बस मुझसे माफी मांग रहा था क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। मैश फिन के पास जाता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इतना सुनते ही फिन रोने लगता है क्योंकि मैश उसे अपना अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन उसने केविल के कहने पर उसके बुक्स पढ़ी ताकि वो परेशान होकर स्कूल छोड़कर चला जाए। इस लूजर को छोड़ो मैश, क्या तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करना चाहोगे? लेकिन मैश उसके पास जाकर उसके सर को जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर केविल बेहोश हो जाता है। मैश, तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी वजह से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, ये तो गलती होगी। तभी वाइस प्रिंसिपल फार्मन वहाँ पर आ जाता है। मैंने केविल के डैड से वादा किया था कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूंगा। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने उस पर पहले हमला किया, इसके लिए स्कूल में काउंसिल बुलाई जाएगी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, पर तुम्हारे और केविल के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें तो केविल का नाम सुनते ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी मैश उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर अपनी लात जड़ देता है। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा था, ये बुढ़ा सुनता ही नहीं। एक को मार दिया है, दूसरे को भी पीट देंगे, क्या दिक्कत है? तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे सीरियल किलर सोचते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी मैश उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देता है। मिट्टी? यहाँ पर मिट्टी कहाँ से आई? दूसरी तरफ मैश उसे जिंदा गाड़ने के लिए जमीन में खड्डा खोद रहा है और वो फार्मन को उठाकर उस खड्डे के अंदर डाल देता है। तुम ये कर क्या रहे हो? तुम ऐसा करके कभी नहीं बच पाओगे। तुमने ही कहा था ना तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकलवा सकते हो, तो ये बात भी याद रखना। मैं तुम्हें कभी भी जमीन में गाड़ सकता हूँ। चाहे तो मुझे जेल में बंद कर दो या किसी कालकोठरी में, मैं बाहर जरूर आऊंगा और तुम्हें जिन्ना जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हें ये दिख नहीं रहा? ये सब गलत है, प्लीज रुक जाओ। इसके बाद स्कूल का हेडमास्टर उसे अपने पास बुलाता है। क्या तुम जानते हो यहाँ पर तुम्हें किस लिए बुलाया गया है? मैं बिना पूछे स्कूल के किचन में क्रीम पफ्स बना रहा था, शायद उसलिए। क्या तुम किचन में? नहीं, वो छोड़ो, तुम्हें इसलिए बुलाया
बुलाया गया है क्योंकि तुमने केवल को बेहोश कर दिया था और ऊपर और से स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ब्यूरो ऑफ मैजिक इन सब की वजह से गुस्सा है और वो जल्द ही चाहते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूं। हमें तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का उन्होंने नोटिस भेजा है। तुम जानते हो ना, मैजिक ब्यूरो इस कंट्री की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है और ज्यादातर डिवाइन विजनरीज वहीं पर काम करते हैं। इसके बाद वॉलबर्ग उस नोटिस को जला देता है। तुम्हें पता था कि केवल कौन है, लेकिन फिर भी तुमने कमजोर को बचाने के लिए उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। मुझे यकीन है कि तुम डिवाइन विजनरी बनके इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हो। इसके बाद वॉलबर्ग उसे एक एक करके बताने लगता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए उसे क्या क्या करना होगा और ये सारा कॉइन वाला सिस्टम कैसे काम करता है। पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से बेचारे का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं समझ गया, तुम्हारे बस का ये सब नहीं है। तुम बस इतना समझ जाओ कि तुम्हें कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। इसके बाद मैश वहाँ से चला जाता है। वहीं वाइस प्रिंसिपल और केविल को पीटने के बाद भी उसे कोई सजा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से स्कूल में मैश का नाम फैलने लगता है। अगले दिन डेलो टीम का कैप्टन टॉम नैश के पास आता है और उसे अपने डॉम की तरफ से मैच को ज्वाइन करने को कहता है। ट्वेलो बेसिकली हैरी पॉटर वाले क्विडिच गेम जैसा है। मैश उसे मना कर देता और कहता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता। अरे तुम भी कैसा मजाक करते हो, सब तुम्हारी झाड़ू पर उड़ने की स्किल को जानते हैं। और वो उसे जबरदस्ती मैच के लिए ले जाता है। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। उसके सामने वाली टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं मैश अभी तक जमीन पर ही है। ऑडियंस को लगता है कि वो जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, तो वो उसके ऊपर कूड़ा कबाड़ फेंकने लगते हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, घर जाना है। मैच के दौरान उसकी टीम का बहुत बुरा हाल है और टॉम गुस्से में मैश के पास आता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नंबर 1 ड्वेलो प्लेयर बनोगे। नहीं तो मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। इसके बाद टॉम उसे गेम्स के रूल्स को समझाने लगता है। उन्हें पॉइंट्स को अर्न करने के लिए सामने वाली टीम के रिंग के थ्रू उस बॉल को फेंकना होगा। वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ झाड़ू पर बैठकर उड़ सकते हैं। इसके बाद टॉम गेम को वापस ज्वाइन करने जाने लगता है, लेकिन एनिमे टीम का कैप्टन जानबूझकर उसे ठकरा जाता है। इसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। मैट जब उसके पास जाता है, उसे पता लगता है कि टॉम की कुछ हड्डियां टूट गई हैं। तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है? ऐसे भला कौन खेलता है? हाँ, स्पोर्ट्समैनशिप उसका क्या करना है, हमें तो बस जीतने से मतलब है। और वो वापस एक गेम में चला जाता है। टॉम की टीम हारने वाली थी, लेकिन वो मैच से कहता है कि जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही सबसे जरूरी चीज होती है। अभी उनकी टीम 50 पॉइंट्स पीछे थी और लैंगडॉम को लगने लगा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मैच को गुस्सा आ गया था। मैच अपने झाड़ू को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाता है और अपने पैरों को बड़ी ही तेजी से चलाकर खुद को हवा में मेंटेन कर रहा था, जो देखकर वहाँ के दर्शक भी बहुत कंफ्यूज थे। एक प्लेयर मैच की तरफ बॉल को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग बहुत ज्यादा दूर थी, तो सारे प्लेयर्स उसे रोकने के लिए मैच की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो अपने सत्तू की ताकत को दिखाता हुआ बॉल को बहुत जोर से फेंकता है, जिसकी हवा की वजह से वो सारे इधर उधर फैल जाते हैं और वो बॉल रिंग के अंदर से निकल जाती है। ये सब कुछ देखकर सारी जनता हैरान थी, क्योंकि वो बॉल इतनी दूर से रिंग में तो गई, पर अब वो मैच के पास वापस भी आ रही है। इसके बाद वो इसी मूव का यूज करके बार बार पॉइंट स्कोर करता ही जाता है और सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उनकी टीम का स्कोर 999 तक पहुंच जाता है। ऑफिशियल्स उसे बताते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। इसके बाद टॉम महाकर उसे गले लगा लेता है। मुझे पता था तुम्हें खुनहार लकड़े हो, आई मीन लड़के हो। इसके बाद हम एक लैंस नाम के स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां उसे मैच के बारे में पता लगता है। ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाला है। लगता है मुझे अपना अगला टारगेट मिल गया। अगले दिन टॉम उसे प्रैक्टिस करने के लिए लेने आया था, लेकिन वहाँ पर पहले से ही लेमन थी, जो कि मैच को स्टडी के लिए बुलाने आई थी। लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता था और वो मदद मांगने के लिए फिन की तरफ देखता है, पर वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर लैंस आ जाता है। लेमन उसे देखकर पहचान जाती है कि उसी ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। यहाँ पर तुम लोग काफी मजे कर रहे हो, क्यों ना हम साथ में मिलकर मजे करें। वो एक मैजिक आइटम को बाहर निकालता है, जिसकी ढक्कन को खोलते ही वो तीनों स्मोक बनकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस बॉटल के अंदर कैद हो जाते हैं। अगर तुम इन तीनों को वापस चाहते हो तो जंगल में जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये चलकर क्यों नहीं गया? मैश लैंस से मिलने फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है और उसके पास अभी 2 सिल्वर कॉइन्स है। हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक ही मैजिक लाइन होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में चेहरे पर 1 से ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो दर्शाता है कि उनकी मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा है। लैंस मैश को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो एक सिल्वर कॉइन दांव पर लगाएंगे। इसके लिए मैश मान जाता है। लैंस अपने मैजिक वांड को बाहर निकाल के अपने स्पेल को कास्ट करता है और अपने आसपास के एरिया को डुएल के लिए पूरी तरह से साफ कर देता है। इसके बाद उनका डुएल स्टार्ट हो जाता है और मैश उसे एक जोरदार पंच मारने जाता है, पर लैंस अपने मैजिक का यूज करके उसे बीच में ही रोक देता है और अपनी ग्रेविटी स्पेरल की मदद से उसे जमीन के ऊपर दबाने लगता है। कोशिश करने के बावजूद भी मैश वापस से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, कोई भी ह्यूमन मेरी ग्रेविटी स्पेरल के नीचे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तभी मैश जमीन में जोरदार पंच मारता है और अंदर से पेड़ की जड़ों को बाहर निकालने लगता है। इससे लैंस के नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और उसे वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। ऐसी ताकत, ये तो पागलपन है। इसके बाद मैश फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लैंस फिर से अपने ग्रेविटी स्पेनल का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी स्पीड से उससे बच जाता है और लैंस को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े करीब से उसके अटैक से बच जाता है। उसका नेकलेस जमीन पर गिर जाता है, जिसे जब मैश भी आकर देखता है, उसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो थी। क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है? मुझे तो तुम बुरे इंसान लगते थे, पर तुम गिरे हुए भी निकले। अबे गधे, वो मेरी छोटी बहन है, मेरा नेकलेस वापस कर। इसके बाद लैंस उसे पूछता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो बस सिंपल है, क्रीम पफ्स। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। इस दुनिया में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है मेरी बहन। मुझे लगता है
तुम्हें सड़क पर दौड़ाते हुए चप्पलों से मारना पड़ेगा। ये कैसी सोच है बे? इसके बाद लैंस उस बोतल को खाई की तरफ ले जाता है। मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा दूंगा और फिर अपने मैजिक का यूज करके इसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, और जब तुम उन्हें बचाने जाओगे मैं तुम पर अटैक करके इस मैच को जीत जाऊंगा और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसकी छोटी बहन उसे डांट रही थी क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी झगड़े में पड़ता ही रहता है, लेकिन डांटने के बाद वो उसे ही हील करती है। पर एक दिन लैंस को पता लगता है कि उसकी बहन बीमार है और उसे ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मैजिकल पावर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और एक बार उसकी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई तो गवर्नमेंट उसे मार देगी। उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक डिवाइन विजनरी बनेगा और इस सारे सिस्टम को चेंज करेगा ताकि बिना मैजिक के भी उसकी बहन जी सके। प्रेजेंट में लैंस उस मैजिक बॉटल को नीचे गिरा देता है और अपने मैजिक का यूज करके उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन मैश अपने जिम के कपड़ों में आ जाता है और स्टार्टिंग पोजीशन में आकर अपने मैजिक को कास्ट करता है। हैमस्ट्रिंग मैजिक, बिग डैश। ये कौन सा मैजिक है? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी मैश अपनी पूरी स्पीड से उस बोतल की तरफ जाने लगता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि लांस उसे देख भी नहीं पाता। लांस जमीन पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहां पर नहीं देखता और अगले ही पल वो उसके पीछे पहुंच जाता है। वो इतनी जल्दी उस बोतल को लेकर वापस कैसे आ गया? वो जरूर किसी मैजिक का यूज कर रहा है और वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैश उसे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता है कि लांस बुरा इंसान नहीं है। जो बोतल उसने नीचे फेंकी वो असल में खाली है। वो अगले ही सेकंड लांस के पास पहुंचकर उसकी जेब से असली बोतल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को आजाद करता है। वहीं लांस अपनी हार को मान लेता है और मैश को अपना एक सिल्वर कॉइन दे देता है। जब वो वहां से जा रहा था मैश रियलाइज करता है कि लांस असल में बहुत अच्छा इंसान है। वहीं वो तीनों उन्हें बचाने के लिए मैश का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी बड़बड़ बनती नहीं होती। स्कूल जाकर खोलना चाहिए था इन्हें। आगे हमें पता चलता है कि एकेडमी में 3 डोम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करती हैं। मैश का डोम जिसका नाम एडलर है वो बहादुरी को रिप्रेजेंट करती है, और का डोम अपने नॉलेज और विजडम के लिए जानी जाती है, और आखिरी है लांस डोम जिनके स्टूडेंट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका एम्बिशन होता है। एकेडमी में उन तीनों डोम्स का एक तरह से कंपटीशन चलता ही जाता है। मैश अपने दोनों कॉइन्स को इकट्ठा करता है और फिर उसे बताता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स 1 गोल्ड कॉइन के बराबर होते हैं। तो मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, यानी 1 गोल्ड कॉइन के लिए मुझे 75 सिल्वर कॉइन्स चाहिए। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारी कैलकुलेशन देखकर 1000 कैलकुलेटर्स की आत्मा मर गई होगी। तुम्हें सिर्फ 3 कॉइन्स और चाहिए। इसके बाद वो दोनों मस्ट रिलैक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी फिन पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्होंने अपने पोर्शन असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया था। तभी वहां पर लांस आता है। तुम दोनों कितने नालायक हो, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे डोम की रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। वो लगातार उनकी बेइज्जती करता ही जाता है, लेकिन मैश उसके नेकलेस का उसी के खिलाफ यूज करता है। सिर्फ अपनी बहन को फोटो को देखकर वो जाकर दीवार से टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, वो भी खुशी खुशी। एंड में वो उन दोनों की मदद करने का डिसाइड करता है। वो उन्हें स्क्रीमिंग मैंड्रागोरा को दिखाता है जो कि चिल्लाता हुआ प्लांट है जो कि उनके पोषण बनाने में काम आएगा, पर उससे पहले उन्हें उसे शांत करना होगा। लांस अपने स्पेल को कास्ट करके उसे सुला देता है और उन दोनों से कहता है कि वो भी इसे ट्राई करें। मैश उस स्पेल को ट्राई करता है लेकिन वो उस प्लांट को सुला नहीं पाता। ये तो होना ही था भाई, तेरे बाइसेप्स बहुत कमजोर हैं। मैजिक में बाइसेप्स का क्या लेना देना? वहीं जब मैश अपने प्लांट को शांत कराने की कोशिश करता है वो खुद भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। लांस फिन को समझाता है कि उसे अपने मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना है, और इस बार जब फिन कोशिश करता है वो अपने मैंड्रागोरा को सुला देता है। पर दूसरी तरफ मैश का प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर चुका है, लेकिन मैश उसे एक चमाट मारकर वहीं पर सुला देता है। इसके बाद लांस उन्हें दिखाता है कि उन्हें मैंड्रागोरा को कैसे प्रिपेयर करना है। ये बहुत आसान है, तुम एक ही बार में इसे सीख जाओगे। लांस उसके टुकड़े टुकड़े करके कढ़ाई में उसे पकाने लगता है और थोड़ी देर में पोषण बनकर तैयार हो जाता है। ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैच को ये बड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें मैजिक का कोई काम ही नहीं है। तो वो लांस की बताई हुई रेसिपी को फॉलो करता है, लेकिन एंड में वो पोषण की जगह क्रीम पफ बना देता है। लांस को लगता है कि वो जानबूझकर मजाक कर रहा है, तो वो एक एक करके उसे हर स्टेप पर गाइड करता है। लेकिन जब डिश बनकर तैयार होती है भी क्रीम पफ ही था। ये देखकर लांस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद मैश कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथों से क्रीम पफ ही बन रहा था, लेकिन वो टेस्टी भी बड़े थे। दूसरी तरफ वॉलबर्ग आने वाले ऑफ कैंपस क्रॉसटॉर्म एग्जाम के बारे में सोच रहा था, क्या मैश उसमें ठीक रहेगा? इसके बाद हम डॉट बैरेट नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट से जाकर टकरा जाता है। कबेकमन की थूक अंधा बंधा है क्या? लेकिन डॉट उन तीनों को बुरी तरह से पीट देता है। तुम सालों साइड कैरेक्टर हो, चुपचाप साइड से चला करो। इसके बाद हम लैंगडॉम्स की मीटिंग को देखते हैं। उनका मानना है कि डिवाइन विजनरीज दुनिया पर राज करते हैं और राज करने का हक सिर्फ उसका होता है जिसके अंदर शाही खून होता है या फिर उसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि एडलर डोम डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं है और उनका लीडर सबको ऑर्डर देता है कि वो लोग एडलर डोम्स के सारे कॉइन्स को छीन ले। अगले दिन लैंग और एडलर डोम्स की जॉइंट क्लास है। मैच सोच रहा था कि आखिर जंगल में उन्हें क्या करना है, तभी उन्हें डॉट दिखता है। मैं हूँ डॉट, मैं हूँ दुनिया का नंबर 1, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। वो तीनों उसे देखकर सोचने लगते हैं कि वो बहुत अजीब है, पर डॉट कहता है कि उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, वो सब एक साइड कैरेक्टर है।
तभी वहाँ पर लेमन आती है और मैश से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकती है। ये देखकर बैरेट को गुस्सा आ जाता है और वो मैश के ऊपर थूक देता है, तुम जैसों की वजह से ही मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। दुनिया में एक लड़के को एक ही लड़की मिलनी चाहिए, पर हैंडसम लड़कों की वजह से मुझे एक भी लड़की नहीं मिली, इसलिए मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाऊंगा और जितने भी हैंडसम लड़के हैं उन्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो सब के सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर आता है और उन्हें बताता है कि जंगल के अंदर उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को खत्म करना है और उनके सर पे से स्टोन को बाहर लेकर आना है। नॉर्मल स्टोन के बदले उन्हें एक ब्रॉन्ज कॉइन मिलेगा, लेकिन जो स्कॉर्पियन ज्यादा ताकतवर होते हैं उनके सर पर स्क्वायर स्टोन होता है, जिसके बदले उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। इसके बाद प्रोफेसर क्लास को शुरू कर देता है। तभी मैश के पीछे एक सिल्वर नाम का स्टूडेंट आता है। डियोलो, मैश में मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। जिसके तुरंत बाद ही वो मैश के ऊपर आयन के क्रिस्टल से हमला कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे डांटने लगता है, पर सिल्वा कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। मैश गुस्से में उसे मारने जाने लगता है, पर लांस उसे रोक देता है। सिल्वा असल में हमसे 1 साल बड़ा है, पर उसके बर्ताव की वजह से उसे 1 साल पीछे रख दिया गया था। बेहतर यही होगा कि तुम उससे पंगा न लो। शुक्र है मेरे क्रीम पफ सही सलामत है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम कपड़े में खाने की चीजें रखते हो और क्या इसलिए गुस्सा थे तुम? इसके बाद वो दोनों साथ में फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। आगे बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ ही रहना। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मैश था ही नहीं। वो बेचारा खो गया है, क्योंकि वो चलते चलते क्रीम पफ के ख्यालों में खो गया था और वो गलती से डॉट के सामने आ जाता है, जो कि उसे देखकर बिल्कुल पगला सा जाता है। परेशान होकर मैश उसे चमाट दर देता है। डॉट उससे लड़ना चाहता था, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर एक स्टूडेंट हमला करने जा रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहां एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो लड़का हार जाता है। उसे बचाने के लिए वो लड़की डॉट का शुक्रिया अदा करती है। पहली बार किसी लड़के ने इतने अच्छे से उससे बात की थी और उसे लगने लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर वो किसी तरह खुद को शांत कराता है और कूल बनने की एक्टिंग करता है। पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक हारे हुए स्कॉर्पियन को देखते हैं, जिसे कि सिल्वा ने हराया था और उसके सर से उसने सिल्वर स्टोन भी ले लिया है। लेकिन अभी भी एक चीज है जो कि वो करना चाहता है। वहीं वो लड़की फिर से डॉट का शुक्रिया अदा करती है और उनके घुटने टच हो जाते हैं, पर इससे वो बेचारा पूरी तरह से पैनिक कर जाता है और अपने सर को जमीन पर पटकने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके उसे फंसा रही है, जिससे भी वो थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो उस पर अपने मैजिक का यूज करके उसे पूरी तरह से अपने प्यार में गिरा सकती है। इसके बाद वो मैश के पीछे जाती है। तुम कितने ताकतवर हो, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सेफ रहूंगी। चल बे शेमड़ी, तेरा बॉडीगार्ड थोड़ा हूँ मैं। ये सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका मैजिक मैश पर काम नहीं किया था और उसे लगता है कि शायद उसने मैजिक का यूज कम किया है, तो वो और भी मैजिक का यूज करके उसका हाथ पकड़ती है। तुम तो बहुत बहादुर हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक सिल्वर स्कॉर्पियन को हरा दोगे? खाली पीली क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है, कहीं और भीख मांगना। जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद वो प्लान बी पर जाती है। वो उनसे कहती है कि सिल्वा उसे धमकी दे रहा है, वो जबरदस्ती उसका मैजिक यूज करवाना चाहता है ताकि उसका फायदा हो सके। ये सब सुनकर अपना बहादुर पान की थूक उसकी मदद का प्रॉमिस करता है। तभी सिल्वा वहां आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की को बचाने के लिए डॉट उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो उसके ऊपर कई सारे फायरबॉल से हमला करता ही रहता है और एंड में उसके ऊपर एक बड़े से फायरबॉल से हमला करता है, जिससे वहां पर धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन और लेमन को देखते हैं, जो कि लैंस की मदद के लिए उसके पैरों से चिपके पड़े हैं। क्या मैच ठीक होगा? उसके पीछे सिल्वा पड़ा था। डॉट को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जब सारा धुआं साफ होता है, हम देखते हैं कि सिल्वा ने अपने आयन से खुद को बचा लिया था। वो एक आयन पिलर से डॉट के ऊपर हमला करता है, पर इसकी वजह से एक पत्थर उड़ के मैश के क्रीम पफ पे लग जाता है। सिल्वा उन दोनों को लड़ने के लिए चिढ़ाता ही रहता है। वहीं मैश अभी भी सदमे में था, क्योंकि बेचारे का क्रीम पफ बर्बाद हो गया। वहीं डॉट अब परेशान होने लगा है। उसका मैजिक मुझसे कहीं ज्यादा है। ऊपर से वो कटोरा कट लगता नहीं है कुछ काम आएगा। लगता है मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा। तुम्हारा मैजिक तो बहुत कमजोर निकला। मैं कुत्तों पर दया नहीं दिखाता। पर तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू मेरे अटैक को 5 बार झेल गया तो मैं उस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा और स्कूल रूल्स के हिसाब से एक सिल्वर कॉइन भी दाव पर लगाता हूँ। डॉट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उससे लगता है कि वो 5 हिट तो संभाल ही लेगा, लेकिन तभी सिल्वा कहता है कि मैश को भी 5 हिट्स को सहना होगा, क्योंकि वो भी इन सब का हिस्सा है, तो उसे भी अग्री करना होगा। डॉट कहता है कि इससे मैश का कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसे अकेला छोड़ दे। ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? वो भी इसी का हिस्सा है। चलो ठीक है, तो 10 के 10 हिट मैं सहूंगा। तुम तो पागल निकले। जिसके तुरंत बाद ही वो अपने आयरन फिस्ट से डॉट के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसके पहले अटैक से ही अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन डॉट फिर से खड़ा होता है और अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिल्वा लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। ऐसे ही करते करते उसके ऊपर 9 हमले हो जाते हैं और मैश और वो लड़की बस ये सब देख रहे थे। लेकिन 9 अटैक्स के बावजूद भी वो खड़ा था और याद करता है कि कैसे उस लड़की ने उसकी मदद मांगी थी। वहीं सिल्वा अपने आखिरी हमले के लिए एक पावरफुल स्पेल को तैयार करता है और डॉट के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर थोड़ी देर में वो फिर से खड़ा होता है।
मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स को सह लिया है, अब ये सब खत्म करो। लेकिन आगे बढ़ता बढ़ता वो जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर सिल्वा उसका मजाक उड़ाने लगता है। डॉट मैश से कहता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो लड़की असल में सिल्वा के साथ ही काम कर रही थी और वो भी डॉट का मजाक उड़ाने लगती है। तुम जैसे चिपकू लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिल्वा भी डॉट का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके मुंह में एक क्रीम पफ आ जाता है। तुम लोगों ने हद को पार कर दिया है, मैं भी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ उन तीनों ने एक बड़े से स्कॉर्पियन को हरा दिया था, लेकिन लैंस को अभी भी मैश की फिक्र हो रही थी। लेकिन लेमन कहती है कि वो बहुत ताकतवर है, उसने तो प्रोफेसर को भी हरा दिया था। पर लैंस उसे समझाता है कि मैजिक यूजर्स अलग अलग तरह के होते हैं। व्हाइट मेजर्स ज्यादातर एकेडमिक होते हैं और उनका काम मेनली सपोर्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ रेड मेजर्स कॉम्बैट के लिए खुद को ट्रेन करते हैं। और अभी तक मैश की लड़ाई सिर्फ व्हाइट मेजर्स से हुई है। उसे लगता है कि मैश अगर अपने सीनियर से किसी से भी लड़ा तो उसमें कई हैं जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है। सिल्वा को लगता है कि मैश खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि उसे उन कमजोरों से बहुत नफरत है जो कि खुद को ताकतवर समझते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीटने में उसे बड़ा मजा आता है। तभी वो नोटिस करता है कि डॉट के मैजिक की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो वो फिर से डॉट को मारने जाता है। पर तभी वहां पर मैश आ जाता है, पर एन वक्त पर सिल्वा अपने मैजिक से खुद को बचा लेता है। इसकी वजह से मैश को पीछे जाना पड़ता है। वहीं सिल्वा हंस रहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो उसे बताता है कि उसने अपने फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन्स अर्न किए थे। इसके बाद वो मैश के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर पिटाई खाने के बाद वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपनी हथेली से ही उसके आयरन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि अब ट्राइसेप मैजिक को यूज करने का समय आ चुका है। सिल्वा को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है और वो फिर से अपने आयरन पिलर से मैश के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मैश उन सभी पिलर्स को डच कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने पंचेस से उन्हें तोड़ने भी लगता है। वो सब कुछ तोड़ता हुआ सिल्वा के सामने आ जाता है और उसे इतना जोरदार पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। मैश के एक पंच से ही सिल्वा के पूरे शरीर से खून बहने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसका मैजिक तो उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ तक कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो फिर से मैश के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसके सभी पिलर्स को तोड़ता हुआ फिर से उसे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और अब वो अपने घुटनों पर आ चुका था। वो समझ जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता और अगर इससे ज्यादा हिट उस पर लैंड हुए तो वो बचेगा नहीं। लेकिन मैश वापस जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सिल्वा को समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रहा है। 8 अटैक्स अभी भी बाकी हैं, क्या तुम बाकी के अटैक्स के लिए रेडी हो? लेकिन सिल्वा जानता है कि वो और अटैक्स को झेल नहीं पाएगा और अगर मैश ने उस पर एक भी पंच लैंड किया तो उसकी मौत पक्की है। वो सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से भला कैसे बाहर निकले, लेकिन उसी वक्त वहां एक बड़ा सा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसके सर का स्टोन स्टार की शेप में है, यानी ये बहुत ज्यादा ताकतवर और वैल्यूएबल है। उसे देखकर सिल्वा खुश हो जाता है क्योंकि जब मैश उससे लड़ रहा होगा वो बचकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन मैश अपने एक ही हाथ से उसे उड़ता हुआ दूर भेज देता है और कहता है कि उसके पास छोटे मोटे कीड़ों से लड़ने का टाइम नहीं है। वहीं मैश के हिट की वजह से उस स्कॉर्पियन का स्टार नीचे गिर जाता है। वहीं अब सिल्वा की फटी पड़ी थी और उसे लगने लगता है कि मैश कोई मॉन्स्टर है, पर मैश इस लड़ाई को खत्म कर देता है। मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, कहीं पैंट में मत मूत देना। जिसके बाद वो अपनी मुंडी को घुमाकर लॉरेन की तरफ देखता है। उसे देखकर वो लड़की डर जाती है और सोचने लगती है कि क्या करे, और एंड में वो रोने का नाटक करती है और कहती है कि सिल्वा ने जबरदस्ती उससे ये सब करवाया है। तभी मैश पीछे से आकर उसे गले लगाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर लॉरेन को लगने लगता है कि मैश भी हर लड़के की तरह उसके जाल में फंस चुका है, पर अपना मैश फेमिनिस्ट था, यानी उसकी नजरों में लड़का और लड़की बराबर है, तो वो लॉरेन को भी एक धोबी पछाड़ लगा देता है और डॉट को लगने लगता है कि मैश के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मैश अपने दोस्तों से जाकर मिलता है और उसकी चोटों को देखकर लेमन उसकी फिक्र करने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें तो उन्हें देखना चाहिए जो मुझसे लड़ रहे थे। लेमन मैश से कहती है कि उसे नर्स के पास जाना चाहिए। इसके बाद वो डॉट के पास आकर उसका भी हालचाल पूछती है, लेकिन उसे देखते ही वो उसके प्यार में गिर जाता है और खून खराबा करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद डॉट मैश से उसे इन सब में फंसाने के लिए माफी मांगता है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। और मैश को लगता है कि वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन ये सुनते ही डॉट भड़क जाता है और उसकी कुटाई करने की धमकी देने लगता है, क्योंकि उसने इतना अच्छा बिहेव करके अपने साल भर का कोटा खत्म कर दिया है। तभी मैश की जेब अचानक से चमकने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सिल्वर कॉइन्स जुड़कर गोल्ड कॉइन में बदल गए हैं। लैंस उन्हें बताता है कि लैंग डॉम एडलर डॉम को टारगेट कर रहा है ताकि वो उनसे कॉइन्स को छीन सके, और इसलिए सिल्वा भी मैश के पीछे पड़ा था।
वो उन्हें बताता है कि लैंगडॉम जनजात अधिकार और रॉयल्टी में मानते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी एरा गैरा किसी भी पावरफुल पोजीशन में आए। वो उन्हें आइडलडॉम के एक ग्रुप जिसका नाम मागिया लूपस है उससे सतर्क रहने को कहता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और लैंगडॉम के सारे ताकतवर स्टूडेंट उसी ग्रुप के अंदर हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि ये अलग अलग डॉम्स हैं और उनके अंदर भी ग्रुप्स हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो फिन उन्हें सॉर्टिंग सेरेमनी के बारे में याद दिलाता है, जब उन्हें एकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया था। सभी स्टूडेंट्स को एक यूनिकॉर्न के स्केलेटन ने सॉर्ट किया था। स्टूडेंट्स अपना हाथ उस यूनिकॉर्न की सींग के ऊपर रखते हैं, जो उनके दिमाग को पढ़कर डिसाइड करता है कि उन्हें किस डॉम के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब मैश की बारी थी, स्केलेटन देखता है कि उसके दिमाग में पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं। उसकी पूरी खोपड़ी क्रीम पफ्स के ख्यालों से भरी पड़ी थी। वो यूनिकॉर्न बेचारा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। वो उसके दिमाग में थोड़ा और अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर क्रीम पफ्स के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता। तुम क्रीम पफ्स के लवर हो तो तुम जाते हो एडलर डॉम में। ये किस तरह का लॉजिक था? लैंस उन्हें बताता है कि मार्गिया लूपस के अंदर लैंगडॉम के सारे ताकतवर स्टूडेंट्स होते हैं और सिल्वा भी उनमें से एक था। और क्योंकि वो कॉइन्स के पीछे पड़े हैं, तो वो मैश से कहता है कि उसे ज्यादा संभल कर रहना होगा। फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन उसके दिमाग में तो क्रीम पफ्स भरे हैं, तो वो कहाँ से ध्यान रखता। इतना कहने के 5 मिनट के बाद ही वो स्कूल के अंदर गुम हो जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। हम तो इसे मैं धक्का दूं या खींचूं? वहीं हम सिल्वा को देखते हैं, जो कि अपनी नाकामी के लिए माफी मांग रहा था। जो लैंगडॉम का लीडर है, उसका नाम एबल है, जो वो अपने हाथ में एक अजीब सी डॉल को रखता है। तुम्हें पता है ना सिल्वा, हम दुनिया से गंदगी को खत्म करना चाहते हैं और तुम फेल हो गए। तुम तो एक मोहरे बनने के भी लायक नहीं। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके सिल्वा को एक डॉल में बदल देता है। वो डॉल जाकर बाकी के डॉल्स के साथ खड़ा हो जाता है और एबल कहता है कि सिर्फ वही अगला डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इस दौरान वो अपनी डॉल से बात कर रहा था, जिसे वो मॉम कह के बुलाता है। तभी वहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर मैश आ जाता है। माफ करना, मैं भूल गया, इसे धक्का देते हैं या खींचते हैं? और तुम इतने अजीब क्यों हो? डॉल से कौन बात करता है? एबल जानता है कि मैश के पास एक गोल्ड कॉइन है और वो उससे पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी जैसी दुनिया है वो ऐसा नहीं होने देंगी। लेकिन एबल को लगता है कि उसका रीजन बहुत बेकार है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक बिल्कुल नहीं। एबल कहता है कि वो दुनिया को सही ऑर्डर में ले आना चाहता है। इंसान इतनी आगे सिर्फ इसलिए बढ़ पाई है क्योंकि वो कमजोर और जिनके पास मैजिक नहीं है उन्हें खत्म करते गए। लेकिन अब सोसाइटी कमजोर होने लगी है। वो कहता है कि ह्यूमंस नेचुरली बीस्ट है और वो वापस से उन्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा। लेकिन मैश को समझ नहीं आता है कि वो कह क्या रहा है। अच्छा, मतलब तुम भी शांति से जीना चाहते हो? एबल उसे कहता है कि वो उसे जाने देगा, लेकिन इसके बदले में मैश को उसका गोल्ड कॉइन देना होगा। मैं हाँ बोल देता, पर पापा ने कहा है कि झूठ नहीं बोलते। तभी एबल अपने एक डॉल से मैश के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैश उसके अटैक को डच करके अपने पैरों से उसके सर को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है। इसकी वजह से जो उस पपेट के धागे थे वो टूट जाते हैं और जब उसका मैजिक खत्म होता है, हमें पता लगता है कि वो असल में सिल्वा था। मैश को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन तभी एक बड़ा सा पपेट पीछे से आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो पपेट उसकी गोल्ड कॉइन को निकालकर एबल की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो मैश को उठाकर एक पिलर पर दे मारता है। माफ करना है, मैंने तुम्हारे पपेट्स को ज्यादा जल्दी कमजोर समझ लिया। लेकिन चलते चलते वो गलती से सिल्वा के सर पर चढ़ जाता है, तो वो उसे लेकर इन्फर्मरी में जाने लगता है। एबल उससे पूछता है कि क्या वो हार मान रहा है। बिल्कुल नहीं, बस वो अभी जरूरी नहीं है, पर याद रखना मैं कभी नहीं हारता, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। मैश वहाँ से चला जाता है, लेकिन एबल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि उसके पपेट के ऊपर एक बटन मिसिंग था और जब वो अपना हाथ खोलता है, मैश के गोल्ड कॉइन की जगह उसके हाथ में वही बटन है। ये सब कुछ कैसे हुआ? एक लड़की ने साफ साफ देखा था जब उस पपेट ने मैश के गोल्ड कॉइन को फेंका था। मैश ने अपने मुंह से ही उसके बटन को खींच लिया था और उसे इतनी ज्यादा तेजी के साथ थूका कि वो जाकर उसके गोल्ड कॉइन से टकरा जाती है, जिसके बाद वो बड़े ही तेजी से सांस को अंदर लेता है और अपने गोल्ड कॉइन को वापस ले लेता है। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर कोई इंसान ये सब कैसे कर सकता है? वहीं एबल को लगता है कि मैश बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ इन्फर्मरी में सिल्वा को वापस से होश आता है, लेकिन जब से वो डॉल बना था उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं, तो उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन तभी वो मैश को देखता है, जो कि उसके सामने ही वर्कआउट कर रहा है, और वो समझ जाता है कि मैश ने ही उसे बचाया होगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? हम तो दुश्मन थे ना। जब हम में से कोई एक मुश्किल में होता है, तब हम सब बोलते बोलते वो अपनी जीभ को ही काट लेता है और बिना अपने सेंटेंस को पूरा किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैश और फिन के रूम में लंस और डॉट
मैजिक बैठे हुए हैं जो कि काफी देर से एक दूसरे को घूरी जा रहे हैं। तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन लंच को देखते देखते डॉट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने अच्छे थोपड़े की वजह से जिंदगी को इजी मोड पर जी रहा है। इसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए अपनी छड़ी को निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैश आ जाता है और उनसे कहता है कि वो रूम के अंदर कुछ भी ना तोड़े, जो तुम खुद तोड़ रहे हो उसका क्या। इसके बाद मैश मस्त अपने क्रीम पफ को खाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लेमन आती है जो कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी। वो उन्हें एक मैजिक स्केल के पास लेकर जाती है जिससे उन्हें पता लगता है कि लैंगडम के पास 15 गोल्ड कॉइन्स हैं, वहीं एडलर और ऑर्का के पास सिर्फ एक। लैंगडम बाकी के दोनों डोम से गोल्ड कॉइन्स को छीन रहा है और जो भी अपर क्लासमैन उन्हें रोक सकते थे वो इंटर्नशिप पर बाहर हैं, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगला डिवाइन विजनरी लैंगडम से होगा। और क्योंकि ऑर्का डोम अपने रिसर्च में बिजी है तो लैंगडम को रोकने का जिम्मा उनके ऊपर आता है। ये सुनकर सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बात हाथापाई पर आ गई है। लेकिन तभी मैश एक हट के अंदर आ जाता है और हमें पता चलता है कि हेडमास्टर को मजबूर किया गया था उसे कोई सजा देने के लिए, तो उसे आउल हट में 1 हफ्ते तक सफाई करनी होगी। और वो बेचारा सोचने लगता है कि अभी अभी तो वो लोग एक्साइटेड हुए थे। तभी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए लंस आ जाता है क्योंकि मैश के पास एक गोल्ड कॉइन है तो उसके पीछे लैंगडम वाले जरूर आएंगे, तो वो उस मौके का फायदा उठाकर उन्हें ठिकाने लगा सकते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। वहीं तो मागिया लूपस के मेंबर्स वहीं की तरफ जा रहे हैं। वो लगातार मैश के ऊपर चोंच मारते रहते हैं। तभी उस जगह पर पानी भरने लगता है और मैश उस पानी के अंदर गिर जाता है। वहीं लंस एक बड़े से स्पिनिंग ब्लेड को डच करता है। मैश पानी के अंदर तड़प रहा था और लड़ाई शुरू करने की जगह वो इस मौके को अपने इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। टकले का नाम एंड्रू है और दूसरे का नाम शिनरी जो कि मागिया लूपिस के 6th और 7th फैंक्स हैं। वो उन दोनों को एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और दांव पर अपना गोल्ड कॉइन लगा देते हैं। मैश कहता है कि उसे तैरना नहीं आता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर डूब जाता है। वहीं एंड्रू खुद एक शार्क में ट्रांसफॉर्म करके मैश से लड़ने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और शिनरी को लंस से लड़ने के लिए छोड़ देता है। शिनरी उसके ऊपर अपने शरीकन से हमला करता है पर लंस उसके अटैक को आसानी से डच कर लेता है और उसे लगता है कि उसका ब्लेड को कंट्रोल करने वाला मैजिक उसके ग्रेविटी मैजिक से कहीं ज्यादा कमजोर है। लेकिन जब वो अपने स्पेल को कास्ट करने वाला था तभी उसका ध्यान आउल्स पर जाता है। इसके बाद वो एक और अटैक को डच करता है और फिर से अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है। लेकिन तभी उसे अपनी छोटी बहन की याद आती है जो कि कभी नहीं चाहती कि इन प्यारे आउल्स को चोट लगे। इसके बाद शिनेरी डबल ब्लेड से उसके ऊपर हमला करता है और लंस देखता है कि उसके पीछे कई सारे आउल्स हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ब्लेड्स को उसे अपनी बॉडी से रोकना पड़ता है। शिनेरी देखता है कि लंस का वॉन्ड मैग्नोलिया का बना हुआ है, यानी वो क्राउन फैमिली से बिलोंग करता है जिनकी स्पेशलिटी ग्रेविटी मैजिक है। उसने सुना था कि क्राउन फैमिली का बेटा घर छोड़कर भाग गया है और अब उसे लगता है कि वो इसलिए भागा क्योंकि वो बहुत कमजोर है। तभी लंस अपने मैजिक का यूज करता है लेकिन उससे सिर्फ एक शवल ही नीचे गिरता है। ये देखकर शिनेरी को लगने लगता है कि जितना उसने सोचा था लंस उससे भी ज्यादा कमजोर है और वो 3 शरीकिन से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी शिनेरी को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो देखता है कि सारे आउल एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। तभी लंस अपने मैजिक का यूज करके उसके सभी शरीकिन्स को नीचे गिरा देता है। लंस कहता है कि वो आउल्स उसके रास्ते में आ रहे थे तो उसने शवल गिराकर दानों की बोरी को खोल दिया, जिसकी वजह से सारे आउल्स उस जगह पर इकट्ठा हो गए। शिनेरी फिर से उसके ऊपर अपने शरीकिन्स को फेंक देता है लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उसके शरीकिन्स को तोड़ देता है और साथ ही उसे जमीन पर पटक देता है। शिनेरी ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उन दोनों के पास ही डबल लाइंस हैं, लेकिन उनकी ताकत में इतना ज्यादा फर्क कैसे है। तुम जैसे लोग जो अपने लिए लड़ते हैं मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए लड़ता हूँ। दूसरी तरफ पानी के अंदर एंड्रू खुद की तारीफ कर रहा है क्योंकि इससे बच के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी मैश बड़ी ही तेजी से उसके बगल से निकलता है। ये देखकर एंड्रू हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज था कि उसे ये भी नहीं पता लगा कि उसके पास से आखिर गया क्या। जरूर ये मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन उसी वक्त मैश फिर से उसके बगल से गुजरता है, पर उसने तो कहा था कि उसे तैरना नहीं आता है। मैश उसे कहता है कि वो कोशिश करता, तैरना सीख गया और उसका शुक्रिया अदा करता है, पर ऑब्वियसली जो वो सुनता है वो ये था। इसके बाद मैश उसके चारों तरफ लगातार तैरता ही जाता है और एंड्रू को लगने लगता है कि वो शिकारी की जगह अब शिकार बन चुका है, तो वो अपने एक और स्पेल का यूज करके और भी खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी मैश जाकर उसे टकरा जाता है और लगातार स्विंग करता हुआ उसे हिट करता ही जाता है। एंड्रू इतने सारे अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाता और मैश उसके बनाए हुए समुद्र से बाहर आ जाता है। लंस उसके कॉइन को ले लेता है और उन्हें लगता है कि मागिया लूपिस की मेंबर होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा कमजोर थे और मैश को भी लगता है कि मागिया लूपिस कोई लल्लू पंजों का ग्रुप है। लेकिन तभी उनके पीछे मागिया लूपिस का एक और मेंबर आता है और वो पलक झपकते ही उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है। लंस उसके ऊपर अपने ग्रेविटी मैजिक को यूज करने लगता है लेकिन किसी वजह से उसका मैजिक काम नहीं आता। ये देखकर मैश अपने मसल मैजिक को यूज करने लगता है और पूरी स्पीड में उस बंदे के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को डच कर लेता है। ये देखकर लंस को लगने लगता है कि वो किसी तरह का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर रहा है। वो एक मैजिक बॉटल का यूज करके अपने दोनों साथियों को उसमें बंद कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है और उनसे कहता है कि उनकी मुलाकात जल्दी होगी। तो शायद हमने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं होने वाला। वो बंदा जब वहाँ से जा रहा
रहा था उसके मास्क के ऊपर एक क्रैक आ जाता है और उसे लगता है कि मैश जो उसके ऊपर अटैक करने आया था ये उसी की वजह से हुआ है। वो बिना मैजिक के इतनी तेज मूव कर पा रहा था। क्या हम दोनों एक ही जैसे हैं? रात को हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ऑर्काडूम के एक स्टूडेंट से उसके गोल्ड कॉइन के लिए लड़ रहा था। वो स्टूडेंट अपने मैग्मा मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा अपनी जगह से हिलता भी नहीं और वो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि पपेट बना हुआ हॉलवे से गुजर रहा था। अगले दिन लंच सबसे कह रहा था कि सभी डोम्स की लोकेशन सीक्रेट होती है, तो सबसे पहले उन्हें लैंगडम की लोकेशन का पता लगाना होगा और इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला करे वो उनसे लड़कर उनके कॉइन को छीन लेंगे। लेकिन मैश उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लंच उसे एक नया रोप देता है जिसके पीछे एक लोगो था और लंच उसे बताता है कि एडलर डोम का मार्क है। तभी उनके पास लेमन आती है और उन्हें बताती है कि टॉम को कुछ हो गया है। वो इन्फर्मरी में उसे देखने जाते हैं जो कि चूसे हुए आम जैसा दिख रहा था। टॉम कहता है कि उसे नहीं पता कि वो इन्फर्मरी तक कैसे पहुंचा, लेकिन रात को उसे एक सपना आया था जिसमें एक छोटे से बॉक्स में अंधेरी सी जगह पर कैद था जिसके अंदर से ना ही उसकी आवाज बाहर जा रही थी ना ही वो कुछ कर पाया। लेमन उससे पूछती है कि वो अभी कैसा महसूस कर रहा है। मैं ठीक हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी मैजिकल एनर्जी किसी ने खींच ली हो। लेंस देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेम्परेरीली अपनी मैजिक को यूज नहीं कर सकते। लेमन मैश को एक लकी चार्म देती है जिसका नाम उसने क्रीमी रखा था कि होपफुली तुम्हें ये सेफ रखेगा और मुझसे प्रॉमिस करो तुम किसी फालतू के खतरे में नहीं पड़ोगे। वहीं उस लकी चार्म को देखकर मैश के मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, खा। वहीं रात को मैश और लेंस स्कूल के अंदर घूम रहे थे, तभी उनके पीछे से फिन और डॉट आ जाते हैं। लेंस उसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डॉट कहता है कि उसे भी गोल्ड कॉइन चाहिए, वो सब कुछ उन्हें थोड़ी हथियाने देगा। वहीं फिन की फटी पड़ी थी और वो कहता है कि अकेले कमरे में उसे डर लग रहा था। तभी वो सब देखते हैं कि उनके सामने से लेमन जा रही है। उसे पीछे से ही देख के डॉट के नाक से खून बहने लगता है और वो उसे मिलने जाने वाला था, लेकिन तभी लैंस उसे रोक देता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो छुपकर उसका पीछा करते रहते और एक बार जब लेमन पीछे मुड़कर देखती है उन्हें पता लगता है कि वो एक पपेट बन गई है। वो सभी उसका पीछा जारी रखते हैं, लेकिन आगे जाकर रास्ता ही खत्म हो जाता है। तभी उन्हें लकड़ी के चरमराने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर फिन और डॉट डर जाते हैं और मैश से जाके चिपक जाते हैं। इसके बाद लैंस अपने डिस्क्लोज मैजिक का यूज करता है और वो लोग देखते हैं कि जमीन पर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है। डॉट अपने एक्सप्लोजन मैजिक से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस पर हल्का सा डेंट भी नहीं आता। तो मैश वहां पड़े एक नाइट के आर्मर को लेकर आता है और उसकी तलवार को दरवाजे के बीच में फंसा देता है, जिसके बाद वो तलवार को लेवर की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा स्कूल की छत से बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से स्कूल की छत में एक बड़ा सा छेद बन जाता है। उन्हें लगता है कि माग या लूपस आगे जाकर उनका इंतजार कर रही है। इसके बाद वो वहां से अंदर जाने लगते हैं और वो सब ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के नीचे इतनी बड़ी जगह है। जिसके बाद जब वो आगे बढ़ते रहते हैं वो एक बड़े से एरिना में पहुंचते हैं जहां पर एक स्टूडेंट जिसका नाम गैत्सोकू है वहां पर पधारता है। वो उन्हें बताता है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उसे हराना होगा। लैंस उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी डॉट आगे आ जाता है क्योंकि उसकी अच्छे दिखने वाले लड़कों से जाती दुश्मनी है। क्या तुम्हारा फैन क्लब है? हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर वो तीनों समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद डॉट लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है और कहता है कि उसके तोपड़े की वजह से उसकी जिंदगी बहुत आसान रही होगी। गैत्सो अपनी वॉन्ड को रोज की लताओं में बदल लेता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्यूरो ऑफ मैजिक में हम हेडमास्टर वॉलबर्ग को देखते हैं जो कि वहां के डायरेक्टर से बात कर रहे थे। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि 7 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स जिन्हें की मौत की सजा सुनाई हुई थी वो उनकी जेल से बचकर भाग गए हैं। वहां के सभी गार्ड्स मारे जा चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी मदद इनोसेंट जीरो ने की थी। दूसरी तरफ एरिना में डॉट अपने फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन गैत्सो अपनी वाइन की मदद से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो अपनी वाइन से डॉट के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन उसे लगता है कि वो अभी भी बड़ी आसानी से जीत सकता है। जिसके बाद वो कई सारे फायरबॉल से गैत्सो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो सब उसके आसपास गिरने लगते हैं और उसके चारों तरफ सर्कल की शेप में कई सारे मार्क्स बना देते हैं। डॉट उसे कहता है कि वो संभल कर चले क्योंकि उनकी ताकत नॉर्मल फायरबॉल से 5 गुना ज्यादा है। गैत्सो को ये ट्रैप बड़ा घटिया लगता है, पर डॉट को यकीन है कि वो इनके ऊपर जरूर चढ़ेगा। गैत्सो अपनी वाइन से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे अपने फायरबॉल से डॉट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाते और गैत्सो अपनी वाइन की मदद से उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी वॉन भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपनी वाइन्स के ऊपर बड़े बड़े से कांटे उगाने लगता है जो कि डॉट के शरीर के अंदर घुस जाते हैं। गैत्सो कहता है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है और वो उसे जमीन पर पटकने जाता है, लेकिन तभी डॉट अपने ट्रैप को एक्टिवेट करता है और एक सर्कल के फटने से ही वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से गैत्सो की छड़ी भी टूट जाती है। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम्हें उस पर चढ़ना होगा? वो तो असल में टाइम बम्स है। जिसके बाद डॉट उन सभी मार्क्स को एक्टिवेट करने लगता है और गैत्सो को यकीन नहीं होता कि वो उसकी जैसे छपरी से हार गया। इसके बाद वो सारे सर्कल्स एक एक करके फटने लगते हैं, लेकिन हारने के बाद भी वो पोज देकर बैठा हुआ था और वो सारे लोग एक एक करके जमीन में धंसने लगते हैं। मैश सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने क्रीम पफ को बचाने की कोशिश करता है और वो सभी लोग एक एक करके जमीन के अंदर चले जाते हैं।
उन सभी को अलग अलग जगह पे उतार दिया जाता है। तभी लैंस को एक खतरनाक एनर्जी फील होती है और उसके सामने एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम मेडॉल है, जो कि मार्गिया लूपस का थर्ड फैंग है। डॉट और फिन साथ में नीचे उतरते हैं और उनके सामने माइलो और लव है, जो कि फोर्थ और फिफ्थ फैंग है। उन दोनों के चेहरे पर एक डबल लाइंस थी, जिन्हें देखकर फिन को लगता है कि उनकी कब्र यहीं पर खुदेगी, लेकिन डॉट उसे कहता है कि वो शांति बना रखे, वो सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि आज उसे मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी फील हो रही है। दूसरी तरफ मैश एक अंधेरे से कमरे में लैंड होता है, वो भी एक टेनिस बॉल की तरह। तभी उस रूम में चारों तरफ सारी मशालें जल उठती हैं और उसके सामने वही मास्क वाला बंदा आता है, जो कि अपना नाम उसे रेजर बताता है, जो कि मार्गिया लूपस का सेकंड फैंग है। रेजर उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसकी मूवमेंट्स काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन उसे ये भी पता लग गया है कि वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता। ये सुन के मैश बेचारा परेशान हो जाता है और अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाने लगता है। दूसरी तरफ हम मेडॉल को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ताकत सब कुछ होती है और उसके बिना किसी इंसान की कोई कीमत नहीं है। लैंस को उसकी फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने ग्रेविटी मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेडॉल अपने नीचे कीचड़ को बनाकर ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो उसके पीछे प्रकट होता है और अब उसने बहुत सारे क्लोन्स बनाए हुए थे और वो एक साथ मिलकर लैंस के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन लैंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन सबको रोक देता है और वापस से वो उन्हें कीचड़ में पिचका देता है। तभी वो मड एक साथ इकट्ठा होने लगता है और एक स्पाइक की तरह उसके ऊपर हमला कर देता है। लैंस समझ जाता है कि अगर उसे इस क्लोन्स को रोकना है तो उसकी मेन बॉडी के ऊपर हमला करना होगा, तो वो उस पूरे एरिया के ऊपर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। लेकिन तभी मेडॉल फिर से उसके पीछे से आ जाता है और अपने मड का यूज करके उसके पैरों को जकड़ लेता है, जिसके बाद वो कीचड़ के मजबूत बॉल्स को बनाकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसे डच करने के लिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मेडॉल कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एडलेट डोम में उसके टैलेंट वेस्ट हो रहे हैं और उसे मार्गिया लूपस को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि मेजर्स की ग्रोथ उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। और वो कहता है कि एडलेट डोम में सारे के सारे कबाड़ी भरे हुए हैं और अगर वो उनके साथ ही बना रहा तो उसकी हालत भी उन्हीं की जैसी घटिया हो जाएगी। लेकिन मार्गिया लूपस में उनके पास बेस्ट टैलेंट है, साथ ही पोशंस और टूल्स जिनका बाकी के डोम्स मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन लांस बस हंसता और उसे कहता है कि ताकत और एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसको जमीन की जगह दीवार पर दे मारता है, लेकिन उसने पहले से ही जमीन के साथ साथ दीवारों को भी कीचड़ में कवर कर दिया था, तो ये अटैक पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे लगता है कि लैंस का ग्रेविटी मैजिक कभी उस पर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे मेडॉल को किसी सॉलिड सरफेस पर पटकना होगा। पर यहाँ तो सिर्फ कीचड़ है। मेडॉल को लगता है कि वो हार ही नहीं सकता, लेकिन तभी लैंस छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से हमला करने लगता है और वो समझ जाता है कि लैंस को इसकी ट्रिक का पता लग चुका है और उसे दीवार के अंदर से बाहर आना पड़ता है। लैंस कहता है कि उसका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, तभी वो उससे ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक वाइल को निकालता है जिसमें वो मैजिकल एनर्जी है, जिसे बाकी के स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। उस पोशन को पीने के बाद उसकी पावर्स अचानक से ही बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद वो अपने मैजिक के एक हायर फॉर्म का यूज करता है और वहां पर एक मड से बना हुआ मॉन्स्टर ले आता है। मेडॉल बताता है कि मैजिक के भी टियर होते हैं। सेकंड एथम मैजिक सिर्फ डबल लाइनर से ही कास्ट कर सकते हैं और उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं। मेडॉल याद करता है कि जब वो बच्चा था, उसके पिता हमेशा उसे कहते थे कि उसकी कीमत उतनी है जितना वो मैजिक यूज कर सकता है, और वो तब से ही अपने पिता के अप्रूवल के लिए मेहनत कर रहा है और उसे लगता है कि इस लेवल का मैजिक तो उसके लिए काफी होगा। वो उसके ऊपर हमला करता हुआ कहता है कि वो कभी भी उतना ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी के फेलियर्स के साथ घूमता रहता है। लेकिन लैंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और याद करता है कि मैश के मिलने की वजह से वो कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। उनकी बेइज्जती सिर्फ मैं कर सकता हूं, तुम नहीं। जिसके बाद वो भी सेकंड एथम मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ बहुत सारे पिलर्स आ जाते हैं, जो कि ग्रेविटी से उस बीस्ट को अपनी तरफ खींच रहे थे। इसकी वजह से वो चारों तरफ खींचने लगता है। जिसके बाद लैंस एक और पिलर को कराता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। मेडॉल को यकीन नहीं होता कि वो हार गया और वो याद करता है कि उसके फादर ने उसे कभी भी तारीफ नहीं की थी, चाहे वो जितना मर्जी अचीव कर ले, और उसे लगता है कि उसके फादर सही थे और वो सच में बहुत ज्यादा नालायक है। लेकिन तभी लैंस मेडॉल को उसकी बुक दे देता है, जो कि उसे नीचे गिरी हुई मिली थी। इस बुक के पन्ने काफी पुराने लग रहे हैं। इससे साफ है कि तुमने यहाँ पर पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरी फैमिली भी पावर और रेपुटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है और मुझे लगता है कि हम दोनों की परवरिश एक ही जैसी हुई है। तुम्हारी सोच से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जो तुमने मेहनत की है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद लैंस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लैंस और लेजर को देखते हैं। मैश उससे लड़ने के लिए अपने जिम के कपड़ों में आ जाता है और बड़ी ही तेजी से जाकर उसे किक मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। लेकिन तभी रेजर अपने एक्सेलरेट मैजिक का यूज करके उसके पीछे पहुंच जाता है, जिस दौरान उसने उसे घायल भी कर दिया था। रेजर मैश से कहता है कि वो नहीं जीत सकता, जिसके बाद वो अपने मैजिक को यूज करता है, जिससे वो अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। वो बड़ी ही तेजी से मूव करता हुआ मैश के ऊपर कई सारे अटैक्स लैंड करता है और कहता है कि मैश और उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैश हार नहीं मानता, क्योंकि
कि वो अपनी फैमिली के साथ चैन से जीना चाहता है। पर रेजर को लगता है उसका ये सपना बहुत बेकार है क्योंकि उनकी सिचुएशन सेम थी, पर वो लकी था क्योंकि उसके आसपास के लोग अच्छे थे जिन्होंने उसे सपोर्ट किया। रेजर मैश से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से उससे लड़े और उसे लेमन को दिखाता है। कुछ समय में उसकी सारी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। लेकिन मैश कहता है कि वो उसे जरूर हराएगा। इसके बाद रेजर फिर से अपने मैजिक का यूज करने लगता है और बड़ी ही तेजी से उसके चारों तरफ घूमकर उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मैश उसके एक अटैक को भी डॉज नहीं कर पाता, जिसके बाद रेजर अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है। तुम किसी को बचाने बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी ब्लेड अटक चुकी है क्योंकि मैश ने अपने एब्स को फ्लेक्स कर दिया था, जिसके बाद मैश उसे पकड़कर अपने सर से उसके मुंह पर अटैक करता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है। मैश देखता है कि उसकी आंखें लाल हैं, पर उसे लगता है कि वो सिर्फ खून की वजह से हैं और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। रेजर उसे बताता है कि उसकी आंख इविल आई के नाम से जानी जाती है और उसमें ऐसी पावर है जो कि हर मैजिक को डिसेबल कर सकती है। लेकिन इस मैजिक से भरी दुनिया में लोग इसे शैतान की ताकत समझते हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया उससे नफरत करती है। मैश उसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसकी आंखें उस पर काम नहीं कर रही थी। वो कहता है कि सारी दुनिया उसे एक दुश्मन की तरह देखती है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उससे डरते थे। उस जैसे इंसान को तो दुनिया में पैदा ही नहीं होता। लेकिन मैश इस बात को कभी नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास लविंग फैमिली और इतने अच्छी दोस्त हैं। इसके बाद वो भी अपने सेकंड डेथ मैजिक का यूज करता है और उनके चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर सा बना देता है। वहीं मैश के पेट पे एक रेड कलर का एरो आ चुका है, जिसके बाद पलक झपकते ही लेजर मैश के ऊपर कई सारे अटैक्स को लैंड करता है। वहीं मैश बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। रेजर उसे बताता है कि इस अंदर उसके अपोनेंट की सारी स्पीड उसे मिल जाती है, तो यहाँ पर उसके जीतने के चांस बिल्कुल जीरो है। मैश बस उसके अटैक से अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचा सकता था। लेकिन तभी मैश जमीन पर मुक्का मारता है और इतनी स्लो स्पीड के बावजूद भी उसके मुक्के से ग्राउंड दो हिस्सों में बट जाता है और रेजर के लिए आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो पंच मार के रेजर की तलवार को तोड़ देता है। रेजर पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैश उसके पैर को दबाकर उसे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रेजर उड़ता हुआ अपनी फील्ड से बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से उसका स्पेल टूट जाता है और वापस से मैश अपनी स्पीड से उसकी कुटाई करने लगता है। रेजर हारने वाला था, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो हार गया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी, तो वो फिर से मैश से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारकर सामने की दीवार में दे मारता है। इसके बाद लगातार मैश उसे कूटता ही जाता है और उसे फ्री में पूरे जगह का तोड़ दे रहा था, जिसके बाद लड़ाई को खत्म करने के लिए वो रेजर को पकड़कर एक सुप्लेक्स मारता है। इसकी वजह से उसकी फील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद रेजर जमीन पर पड़ा हुआ था और कहता है कि काश वो बाकियों की तरह नॉर्मल पैदा हुआ होता। हमें पता चलता है कि उसकी इविल लाइट तब मैनिफेस्ट हुई थी जब वो एक बच्चा था, जो देखकर उसके माँ बाप ने अपनी बेसमेंट के अंदर उसे जेल में बंद कर दिया ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न लगे। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे मारने तक की कोशिश की, जिसकी वजह से वो समझ गया कि उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन एबल ने उसे जीने का मकसद दिया, भले वो उसका यूज एक टूल जैसा कर रहा हो, लेकिन इसकी वजह से उसके जीने की वजह थी। लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया और उसे लगता है कि अब इस दुनिया में वो किसी के काम का नहीं है। मैश समझ जाता है कि वो कितना ज्यादा लकी है कि उसके फादर उससे इतना प्यार करते हैं और वो रेजर से कहता है कि वो उसका दोस्त बन सकता है। लेकिन रेजर कहता है कि ये नामुमकिन है। कुछ समय बाद वो भी उससे नफरत करने लगेगा। पर तुमने मेरे बारे में इतना सोचा तो मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, तुम यहीं से पीछे मुड़ जाओ, तुम एबल को कभी नहीं हरा पाओगे। वार्निंग के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरी सोच तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी। तो चलो दोबारा मिलते हैं और साथ में क्रीम पफ्स खाएंगे। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लव और माइलो को देखते हैं। माइलो लव से कहता है कि वो इन दोनों को संभाल ले और वो यहाँ से जा रहा है। उसके जाने के बाद वो दोनों से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? मेरे बारे में क्या सोचते हो? ओए, क्या पटाखा है? नहीं, माफ करना, मेरी पहले से ही एक फियांसे है। लेमन, हमारी फ्यूचर में शादी होने वाली है। ये सुन के लव को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उसे मारने को कहती है। डॉट ये देखकर हैरान हो जाता है कि एकदम से उसकी पर्सनालिटी ही बदल गई है और लव अपने टॉर्नेडो मैजिक से उसके ऊपर हमला कर डॉट अपने फायरबॉल से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन इससे वो समझ चुका था क्योंकि मैजिकल एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। लव कहती है कि सारी लड़कियां क्वींस होती हैं और जो भी उनकी तारीफ नहीं करता उसे तो मर ही जाना चाहिए। ये तो नॉर्मल स्टूडेंट से फाइट करने आए थे, इधर तो फेमिनिस्ट की बोस निकली। लव फिर से उनसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन डॉट फिर से उसी बात को रिपीट और कहता है कि उसकी शादी लेमन से होने वाली है
और फिर उनको लगने लगता है जैसे वो कोई रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हों। तभी लव फिर से डॉट के ऊपर अपने टॉर्नेडो मैजिक से हमला करती है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। लव कहती है कि उसके फादर ने कहा था कि जो भी उसकी तारीफ ना करे वो उसे मार सकती है। इसके बाद डॉट अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लव कहती है कि उसका फायर मैजिक बहुत कमजोर है और उसे ब्लॉक करने जाती है, लेकिन वो सारे फायरबॉल्स उससे थोड़ी दूर पहले ही गिरते हैं, जिससे वहां चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसका फायदा उठा के वो लव के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन लव अपने टॉर्नेडो से उसे उड़ता हुआ दूर फेंकती है। इसे कोई समझाओ भाई, लव पे कोई नहीं हमला करता, लव इंसानों पे हमला करता है। लव उसे बताती है कि माइलो की पावर किसी को भी स्टोन में बदल सकती है, जिसके लिए उसे 2 घंटे तक अपनी पावर्स को स्टोर करना होता है, और अभी वो मैश के पीछे गया है। उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर लव को हराकर माइलो को रोकना जाना होगा, वरना मैश एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। इसके बाद लव डॉट को एक टॉर्नेडो में फंसा देती है और कहती है कि उसके अंदर से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। वहीं डॉट के पूरे शरीर में हर जगह दर्द हो रहा था और उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है जब वो छोटा बच्चा था। कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे और अपने पुरानी झाड़ू को देकर उसकी नई झाड़ू लेने लगते हैं, लेकिन तब भी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि उसकी बहन ने वहां आकर उसे बचा लिया था। वो उससे कहती है कि उसे अपने लिए लड़ना चाहिए, पर इससे तो चीजें और खराब हो जाएंगी। तुम बड़ी जल्दी हार मान लेते हो। जब तुम्हारे पास कोई सच्चा दोस्त आएगा जो कि हर हालत तुम्हारे लिए लड़ता हो, ऐसे में तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। लव कहती है कि उसे मैश के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसके दोस्त इतने ज्यादा कमजोर हैं और वो खुद इतना नल्ला होने के बावजूद भी एबल को हराने के सपने देख रहा है। वो याद करता है कि कैसे जरूरत के वक्त मैश उसके लिए खड़ा था। उस कटोरे कट की बेइज्जती सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये छोटी चूहिया नहीं। लव जब फिन के ऊपर हमला करने जाती है, डॉट उसके टॉर्नेडो से बाहर आ जाता है। इसने मेरे स्पेल को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद ही वो डॉट के ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार वो बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि डॉट की पावर्स अचानक से कैसे बढ़ गईं। तभी वो उसके सर पर एक निशान को देखती है। उसे याद आता है कि कुछ बच्चे अपने सर पर वार्डिंग क्रॉस के साथ पैदा होते हैं और जब इनके इमोशन एक हद को पार कर लेते हैं, वो बैटलफील्ड में राक्षसों की तरह लड़ने लगते हैं। तुमने मेरे फ्रेंड्स की बेइज्जती करने का गुनाह किया है। मेन कैरेक्टर कभी भी ऐसी चीजों को माफ नहीं करता और वो अपने मशीन गन एक्सप्लोजन से लव के ऊपर अटैक करने लगता है। इसकी वजह से वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है, लेकिन जब सब कुछ साफ होता है, हम देखते हैं कि उसने जानबूझकर लव को हिट नहीं किया था। वो कहता है कि उसे लड़कियों का हाथ उठाना नहीं पसंद और इससे पहले कि उसका मूड बदले वो यहाँ से चली जाए। लव उसकी दरियादिली के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं फिन हैरान था कि उसने लव को अकेले ही हरा दिया है। वो डॉट की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी एक पत्थर से बना हुआ सर उसके पीछे आ जाता है। वो फिन को खाने वाला था, लेकिन तभी डॉट आकर उसे रोक देता है। तभी वहां पर माइलो आता है। तुम 2 सिंगल लाइनर्स को भी नहीं हरा सकी। वहीं डॉट समझ जाता है कि उसने मैजिकल एनर्जी को स्टोर करना बंद कर दिया है, तो वो मैश को पत्थर में नहीं बदल पाएगा। तभी माइलो बहुत सारे स्टोन हैंड्स को समन करता है, जिनसे वो उन दोनों को कुचलने वाला था, लेकिन तभी एक स्पॉट माइलो के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। फिर उस मैजिकल स्पॉट को पहचान लेता है और माइलो अपने सामने एक इंसान को देखता है जो कि पिछले साल का डिवाइन विजनरी है और उसका नाम रेन है। हमें पता चलता है कि वो एल्डरडॉम का एस है और साथ ही फिन का बड़ा भाई। माइलो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, ये तो बस एक स्टूडेंट ही है ना। ये ज्यादा ताकतवर तो होगा नहीं। वो उसके ऊपर अपने स्टोन हेड से हमला करता है, लेकिन रेन आसानी से अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो बहुत सारी वैसे ही तलवारों को समन करता है और उनसे माइलो के ऊपर हमला कर देता है। ये है डिवाइन विजनरी की ताकत। और ये सब देखकर लव डिसाइड करती है कि वो मैग या लूपस को छोड़ रही है। सारा धुआं जब शांत होता है, माइलो समझ जाता है कि वो रेन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो रेन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे जबरदस्ती ये सब काम करवाया जा रहा था। लेकिन रेन उसे खींचकर लात मारता है। तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्म में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा? और वो उसे सबक सिखाने के लिए लगातार लात मारता ही जाता है। इसमें तो जरा भी दया नहीं है। क्या सच में ये अडल्ट टॉम से है? रेन उन दोनों को यहाँ से दफा होने को कहता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वो संभाल लेगा। इतना सुनते ही लव सबसे पहले वहां से भाग जाती है और माइलो को इंटेरोगेट करने के बाद रेन और भी ज्यादा अंदर जाने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे हेडमास्टर ने भेजा था क्योंकि उन्हें इनोसेंट जीरो के बारे में कुछ खबर मिली थी और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसका मोहरा इसी एरिया में होना चाहिए। तभी वो अपने पीछे मैश को देखता है जो कि मस्त क्रीम पफ खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रेन को लगता है कि उसका ओरा बहुत ही अजीब है और वो इनोसेंट जीरो का मोहरा हो सकता है, तो वो एक स्पाइडर को समन करता है ताकि वो उसके मैजिकल एनर्जी को मेजर करके पता लगा सके कि वो सच में स्टूडेंट है या फिर कुछ और। काहे को खाली पेटंग खराब कर रहे हो? लेकिन तभी रेन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे मैश अपनी 2 उंगलियों से ही रोक देता है। पर ये देखकर वो स्पाइडर हैरान थी क्योंकि उसके पास तो जरा भी मैजिक नहीं है। लेकिन उसे दोबारा टेस्ट करने के लिए रेन उसके ऊपर काफी सारी तलवारों से अटैक करता है जो कि मैश के अंदर घुस जाती हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता लगता है कि उसने उन तलवारों को घुमाकर अपने लिए एक सिंहासन बना लिया था। ये सब मुमकिन कैसे है? अभी भी उसकी मैजिकल पावर 0 दिख रही है। वहीं रेन समझ जाता है कि वो इंस्टेंट जीरो का तो बंदा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर एक और टेस्ट करना चाहता था और वो अपने 10
6% पार्टीशन स्पेल का यूज करता है। रेन ने कभी भी इस स्पेल को किसी स्टूडेंट के ऊपर यूज नहीं किया है। उस कटोरी कट के तो बैंड बजने वाली है। लेकिन इस खतरनाक समय के दौरान मैश अपने बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और जब रेन अपने तलवारों से उस पर अटैक करता है वो उसकी सारी तलवार को टेस्ट मैच की तरह ब्लॉक करने लगता है और वो सारी तलवारें नीचे गिर जाती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैश बर्न डेड। रेन को याद आता है कि हेडमास्टर वॉलबर्ग ने उसे एक नए स्टूडेंट के बारे में बताया था जो कि बहुत यूनिक है। रेन उस पर अटैक करने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक रुमाल भी देता है जिससे उसकी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। तुम मेप से लड़ने जा रहे हो ना? तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो उसके डॉल मैजिक से लड़ने में तुम्हें मुश्किल होने वाली है। किसने कहा मेरे पास मैजिक नहीं है? मेरे पास बहुत मैजिक है। जिसके बाद रेन उसे गुड लक बोलकर वहां से जाने लगता है। रेन याद करता है कि वॉलबर्ग ने उसे बताया था कि मैश हमेशा खुद से ज्यादा अपने दोस्तों की फिक्र करता है और उसने एक बार उसके भाई को भी बचाया था। उसे सबको साबित करके दिखाना होगा कि वो किसी भी मैजिशियन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ मैश एक बड़े से दरवाजे के सामने आता है और फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो भला इसे धक्का दे या फिर खींचे। तो वो धक्का देने की कोशिश करता है और उसका गैस सही था। लेकिन तभी उसे लेमन की याद आती है और वो सोचता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, ये दरवाजा टूट जाए या फिर ये सारी दीवारें, और वो जानबूझकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। क्या दरवाजों से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है? हर दरवाजा तोड़ क्यों देते हो? मैं तो बस नॉक कर रहा था, पर लगता है तुम्हारी तरह ही कमजोर है। एबल उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो कि रेजर की ईवल आई को हरा सकता है और वो है डिवाइन विजनरी रेन। और अब उसे लगने लगता है कि मैश भी एक डिवाइन विजनरी जितना ताकतवर है। मैश परेशान होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एबल को भी उसका सीक्रेट पता लग गया, पर उसकी जान में जान आती है क्योंकि एबल को लग रहा था कि वो बस ताकतवर है। तुम भी मेरी तरह सुपीरियर हो, हमें साथ में मिलकर कमजोरों को खत्म करना चाहिए। वो रेंगने वाले कीड़े खुद कुछ कर भी नहीं सकते और जब कोई उनकी मदद करना चाहता है वो उनका ही फायदा उठाने लगते हैं। हमें उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम उनकी बात कर रहे हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकते? उन्हें मारना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोसाइटी से अलग करके कोई फायदा नहीं होने वाला। और मेरी लिस्ट में वो भी होंगे जिनकी मैजिकल पोटेंशियल बहुत कम है और वो जो कि कमजोरों को पनाह देते हैं। पर मैश याद करता है कि कैसे बर्न डैड ने उसका ध्यान रखा था जब वो इतू सा बच्चा था। तभी वो एक डबल बैकफ्लिप कर सका था, जिसके बाद रेग्रो ने उसकी जिंदगी का पहला क्रीम पफ उसे खिलाया था। वो याद करता है कि कैसे उसके फादर ने उससे कहा था कि वो उसके ऊपर कर्व करते हैं और मैश एबल से कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं बन सकता। एबल को लगता है कि वो उसके बाद नहीं समझने वाला, तो वो अपने पपेट से उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम लव को देखते हैं जो कि एबल को ढूंढ रही है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर मैश और एबल की फाइट चल रही है। वहीं फाइट के दौरान मैश एक पपेट को तोड़ देता है, लेकिन तभी उसके अंदर से उसके ऊपर तेजाब गिरने लगता है। संभल कर रहना, इन सभी डॉल्स के अंदर एसिड है। जिसके बाद मैश उस पपेट की खोपड़ी को पकड़ लेता है जिसे वो बॉलिंग बॉल की तरह उन सभी पपेट्स की तरफ फेंक देता है और एक ही स्ट्राइक में उन सभी को हरा देता है। आखिर में ये सब देख क्या रही हूँ? मैश एबल से पूछता है, तुम हारने के बाद खुद को इन्फीरियर मानोगे? और वो उससे पूछता है कि उसने लेमन का क्या किया। मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद वो अपने बड़े वाले पपेट्स को समन करता है। उसे लगता है कि वो 3 पपेट्स के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन मैश एक ही हिट में उन सभी को तोड़ लेता है और एबल को लगता है कि जब वो आखिरी बार मिले थे मैश उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन तभी वो अपने सबसे ताकतवर पपेट का यूज करता है जो कि मैश खुद था। मैश खुद को ही मारने लगता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे धागे थे। इसके बाद वो खुद का ही गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एक धागा टूट जाता है। एबल ऐसी घटिया टेक्निक को यूज करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा आसान हो गया था। उसकी जगह पर वो वहां पर फिन को लेकर आता है। उसने डॉट को भी कैप्चर किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो वो यूज करने लायक ही नहीं है। फिन मैश के ऊपर अटैक करता है जिसे वो ब्लॉक करता है, लेकिन एबल कहता है कि वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता वरना वो फिन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिसके बाद मैश खड़ा खड़ा बस फिन से मार खाता जाता है। एबल उससे कहता है कि वो अगर चाहे तो फिन को खुद मार सकता है। लोग हमेशा अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका असली नेचर वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैश लगातार मार खाता ही जाता है जिससे फिन के वेपन ही टूटने लगते हैं, लेकिन उसके अटैक से मैश का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। वो अपने गोल्ड कॉइन को बाहर निकालता है और एबल को लगने लगता है कि अब वो हार मानने वाला है, लेकिन वो कॉइन को फ्लिक करता है जो कि उड़ता हुआ जाकर उन धागों को तोड़ देता है जिससे वो फिन को कंट्रोल कर रहा था। वो कॉइन घूमकर वापस से मैश के पास आ जाता है। उप्स, लगता है ये कॉइन मुझे ज्यादा पसंद करता है। वहीं उन धागों के कटने के बाद फिन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद एबल फिर से मैश को कंट्रोल करने लगता है। मैश उसके कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन एबल कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मैश एक कदम को आगे बढ़ाता है जिसकी वजह से एबल की एक उंगली टूट जाती है। जिसके बाद मैश उसके कंट्रोल से बाहर जाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके मुंह पर खींच के घुटना मारता है। लेकिन तभी एबल अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और मैश की बॉडी भी एक पपेट में बदलने लगती है। जिसके बाद मैश पूरी तरह एक पपेट में बदल जाता है। इसके बाद वो मैश की जेब से उसका गोल्ड कॉइन बाहर निकालने जाता है, लेकिन वहां से उसे सिर्फ एक क्रीम पफ मिलता है। ये देखकर एबल कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसके थोपड़े पर एक खींचकर पंच आता है और मैश वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगा है। शुक्र है मेरे क्रीम पफ ठीक है। एबल को समझ नहीं आता कि वो अपनी बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा है, क्योंकि उसका पपेट मैजिक ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। तभी उसे समझ आता है कि वो जरूर स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा, जैसे कि जब गर्म चीज पर हाथ लगता है या फिर जब चोट लगती है। ऐसे कई सारे मूवमेंट्स हैं जो कि ब्रेन को बाईपास करती हैं ताकि बाहरी खतरे से जल्दी से बचा जा सके। यानी मैश के क्रीम पफ को लेने की वजह से उसका रिफ्लेक्स ट्रिगर हुआ था। किसी के लिए क्रीम पफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? इसके बाद एबल उन सभी स्टूडेंट्स के मैजिक को यूज करने लगता है जो कि उसने इकट्ठा किया था। वो अपने सेकंड डेथ मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे
वहां पर एक बड़ा सा पपेट समन होता है। वो बताता है कि ये 100 मीटर के रेडियस में किसी को भी एक पपेट में बदल सकता है। वो पपेट इनविजिबल धागे बनाएगा जिससे धीरे धीरे मैश की बॉडी उसके कंट्रोल में आने लगेगी। ये देखकर लव रोने लगती है क्योंकि वो भी उसकी रेंज में है। एबल कहता है कि उसके अटैक से बचना नामुमकिन है। तुम्हारे पपेट बनने के बाद मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद ही अपनी जान ले लोगे। इसके बाद वो धागे जमीन पर गिरने लगते हैं और वो पूरे एरिया को घेर रहे थे। और एबल कहता है कि मैश को खुश होना चाहिए क्योंकि उसने उसे अपनी अल्टीमेट मैजिक को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उसका पपेट अचानक से ही टूटी फूटी हालत में था और हम देखते हैं कि मैश पूरी तरह से ठीक है। एबल उससे पूछता है कि वो अभी तक ह्यूमन फॉर्म में कैसे है। सिंपल, मैंने सारी स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। एबल को लगता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि जब स्ट्रिंग्स नीचे गिरती हैं वो इनविजिबल होती हैं। वहीं लव ने सब कुछ देखा हुआ था। मैश ने अपनी बॉडी को इस तरह से रखा था कि वो स्ट्रिंग्स उसकी बॉडी पर अलग अलग टाइम पे लगेंगी। तो जैसे ही एक हाथ में वो स्ट्रिंग्स को महसूस करता है वो अपने दूसरे हाथ से उन्हें तोड़ देता है और वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि मैश ह्यूमन है या फिर कुछ और। इसके बाद मैश अपने अगले पंच से उसके पपेट को पूरी तरह से तोड़ देता है और अगले ही पल वो एबल के पीछे पहुंच जाता है। वो एबल को उठाकर जमीन पे पटक देता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें एबल की मदर के बारे में पता लगता है। वो बहुत ही दयालु और अच्छी इंसान थी और एक नोबल होने के बावजूद भी आम लोगों को अपने ही बराबर समझती थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो हमेशा की तरह गरीबों में खाना बांट रही थी, लेकिन एक बंदा लालच के मारे सारा खाना खुद लेना चाहता था और जब एबल की मॉम ने उसे रोकने की कोशिश की उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। वो सभी इंसानों को अच्छा समझती थी और सबको बराबर, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मार दिया। इसी की वजह से एबल मानने लगा कि जो भी कमजोर है उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसने ताकतवर लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें भी जैसे दुनिया चल रही है वो नहीं पसंद थी। वो खुद को बदलने से इनकार करता है और कहता है कि ताकतवर हमेशा ही कमजोर से छीनते रहते हैं और ये तो नेचुरल है। मैश उसे समझाता है कि वो गलत है। कोई ताकतवर हो या कमजोर, अमीर या गरीब, बुरे इंसान हर जगह होते हैं। और क्योंकि वो उनकी लड़ाई को जीत गया था वो एबल से लेमन की लोकेशन के बारे में पूछता है और एबल सभी स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए मान जाता है। तुम्हें सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रहे थे तो शायद तुम उतने भी बुरे नहीं। इसके बाद एबल अपने स्पेल को रिलीज करता है और लेमन को मैश कैच कर लेता है। इसके बाद फिन को भी होश आ जाता है। वो तीनों सेलिब्रेट करने लगते हैं और फिन और लेमन मैश को हीरो बुला रहे थे। वो रोता हुआ उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और लेमन उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इन सब में फंसा था और उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद डॉट भी वहां पर रिंगता पहुंच जाता है और कहता है कि उसने भी मदद की थी, जिसके बाद वो चारों मिलकर वहां पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। क्या मैं सच में इन बालक बुद्धियों से हार गया? दूसरी तरफ हम लांस को देखते हैं जिसके पीछे रेन आता है, जिसके अटैक को लांस तुरंत ही ब्लॉक कर देता है, जो देखकर रेन हैरान था। उसका स्पाइडर उसे बताता है कि उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है। हमें पता चलता है कि वो असल में लांस नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो का सबऑर्डिनेट है। वो उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो लांस नहीं है। मुझे नहीं पता था, बस मैं अटैक पहले करता हूँ और सवाल बाद में पूछता हूँ। इनोसेंट जीरो स्कूल से क्या चाहता है? हम स्कूल में कुछ ढूंढ रहे हैं। एबल हमारी मदद करने वाला था पर वो तो जमा ही यूजलेस निकला और हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उसे मार के आता हूँ, बाय। रेन उसे रोकने के लिए पीछे जाने लगता है लेकिन तभी एक बड़ी सी बटन नाइफ उसका रास्ता रोक देता है। बंदा वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि रेन के सामने एक और ओपोनेंट आ रखा है। रेन को मैश और उसके दोस्तों की फिक्र हो रही थी क्योंकि जोन की तरफ जा रहा है उसकी ताकत एक डिवाइन विजनरी के बराबर है। दूसरी तरफ हम रेग्रो और ब्रेड को देखते हैं जहाँ रेग्रो फिक्र कर रहा था कि कहीं मैश की असलियत उन सबको पता न लग गई हो। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? इसके बाद उन चारों को देखते हैं जो कि अभी तक सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। ये लोग आखिर कब तक ये सब नाटक करते रहेंगे? तभी मैश वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे जोर की सुसु आई थी। इसके बाद हम बाकी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि पहले पपेट बने हुए थे। तभी वो बंदा वहां पर आ जाता है। वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो है कौन, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से उन तीनों को उड़ता हुआ दूर फेंक देता है। डॉट उससे लड़ने की सोचता है लेकिन तभी वो सेंस कर लेता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बंदा एबल के पास जाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम सेल है। वो एबल से कहता है कि उन्हें फेलियर्स की कोई जरूरत नहीं है और उसके हाथ से ही उसका गला दबाने लगता है। एबल मरने ही वाला था लेकिन तभी वहां पर मैश आ जाता है और वो प्लेट भर के क्रीम पफ लेकर आया था ताकि वो अपने सेलिब्रेशन को जारी रखें। उसके दोस्त उसकी ये समय सेलिब्रेशन का नहीं बचा। तभी एक मक्खी उसके नाक पर जाकर बैठ जाती है जिसकी वजह से उसे छींक आ जाती है और वो सारे क्रीम पफ सेल के सर पर ताज बन जाते हैं। उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि ये कोइंसिडेंस था या मैश ने जानबूझकर किया है, पर इसकी वजह से एबल उसकी पकड़ से फ्री हो जाता है। मैश अपने क्रीम पफ्स को वापस मांगता है। क्या ये सच में अभी तक उन्हीं के बारे में सोच रहा है? वहीं सेल गुस्से था तो वो सारे क्रीम पफ्स को नीचे गिरा देता है, जो देखकर मैश शॉक हो जाता है। तभी सेल को कुछ सेंस होता है और वो सोचने लगता है कि कहीं मैश वही तो नहीं जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन उससे पहले वो एबल को खत्म करना चाहता है। वो एबल को हवा में उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैश उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन उससे पहले रेजर वहां आकर एबल के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहां पर मैश आता है और रेजर उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो साथ में क्रीम पफ नहीं खा पाएंगे। तभी मैश उसे अपना हैंकरचीफ देता है जो कि उसे रेन ने दिया था। मेरे अटैक से उसकी जान नहीं गई। जब मैं उस पर हमला कर रहा था तो तभी उस कटोरे ने एक पत्थर मारा था जिससे मेरे अटैक की डायरेक्शन चेंज हो गई।
तभी मैश जमीन को तोड़कर एक पत्थर को सेल की तरफ किक करता है, लेकिन सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेल ने उस पत्थर को कैच कर लिया था, जिसके बाद वो उसे चाटने लगता है। तुझे पता है ना, वो जूता पहन के मैं बाथरूम गया था। सेल कहता है कि रेजर के पास सिर्फ 30 मिनट है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। सेल रेजर के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मैश वहीं पर खड़ा होकर उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और वो अपने हाथों से उसके सभी अटैक्स को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद सेल कंबाइन करके मैश के ऊपर अटैक है, जिसकी वजह से मैश पीछे जाने लगता है। एबल को लगता है कि वो उससे नहीं जीत पाएगा क्योंकि उनके बीच में ताकत का बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो साथ में मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेल फिर से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन मैश उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। एबल को लगता है कि रेजर बेवकूफ था जिसने उसे बचाने की कोशिश की, पर मैश उसे बताता है कि रेजर खुश था कि दुनिया में किसी को तो उसकी जरूरत थी। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं बहुत खुश होता। एबल याद करता है कि उसकी मॉम उससे कहा करती थी कि उसे खुद को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, इससे वो और भी ज्यादा काइंड बनेगा। मैश उससे लड़ता ही जाता है और हम देखते हैं कि रेजर से हमेशा हर कोई नफरत ही करता था और वो अकेला सिर्फ यही सोचता रहता था कि उसे कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एबल ने उसे एक्सेप्ट से फाइनली जिंदा रहने का एक रीजन मिला, रेजर एबल से कहता है कि अभी भी उसके पास मौका है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनकर एबल को लगता है कि वो भी उसकी मॉम की तरह है जो कि दूसरों के बारे में पहले सोचता है। वही मैच तब से अब तक बस सेल के अटैक्स को ब्लॉक ही कर रहा है, लेकिन अब सेल बोर होने लगा था तो वो और भी बड़े प्रोजेक्टाइल से हमला करने लगा था। लेकिन तभी एबल अपने पपेट को समन करता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो सेल के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उसके पपेट को तोड़ देता है। लेकिन तभी उसका एक सर हिलने लगता है और उसके अंदर से मैश बाहर आता है और मैश उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन सेल की पूरी बॉडी एक आर्मर से प्रोटेक्ट हो रखी थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि मैश ने उसके आर्मर को तोड़ दिया। तुम कौन सा मैजिक यूज कर रहे हो? इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो एक मिरर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर डॉट पहचान जाता है कि वो एक स्पेल लेन फ्लेक्शन मिरर है, एक ऐसा मैजिक आइटम जो कि हर मैजिकल अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मैजिक यूजर्स सबसे ज्यादा उसी आइटम से डरते हैं। डॉट मैश को वार्न करता है और सेल कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाए क्योंकि वो अपने ही मैजिक से मरने वाला है। लेकिन मैश लात मारकर उस शीशे को तोड़ देता है, जो देखकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो उसकी राक्षसों वाली ताकत है उसका मैजिक से कोई लेना देना नहीं है। यानी उसने जो ये सब किया था वो सब उसने बिना मैजिक के किया था। तभी सेल के हाथ पे एक सिंबल चमकने लगता है और वो समझ जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैश ने उसे टच किया था, यानी मैश वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। तभी वो रूम टूटने लगता है और उसके अंदर से 2 बड़े बड़े हाथ बाहर आते हैं और वो जाता मैश से कहता है कि वो जल्द ही दोबारा मिलेंगे। एबल रेजर को लेकर इन्फर्मी में जाने लगता है और मैश का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वो उस फेवर को जरूर लौटाएगा। मैश के दोस्त उसके पास वापस आते हैं, जो कि अभी तक हैरान है कि उसके पास जरा भी मैजिक नहीं है। अगर लोगों को इसके बारे में पता लगा तो उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये सब सुन के मैश बेचारा पैनिक ही करने लगता है। किसने कहा मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता? मैं 1.5 किलो एक बार में यूज करता हूँ मैजिक। वो तीनों कहते हैं कि वो उसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तभी एक स्टूडेंट होश में आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो उसकी सच्चाई सबको बताने की धमकी देता है। लगता है मेरा समय आ चुका है। उसके दोस्त पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाला है। ये भी भला कोई पूछने की बात। वो क्रीम पफ खाएगा और क्या करेगा। इसके बाद हम सेल को इनोसेंट जीरो के सामने देखते हैं। वो हमें वापस से मिल चुका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी उसे मेरे पास लेकर आओ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना।